हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडीसीएस यानी एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 2020 पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, राजीव पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आरसीसी वाला प्लेलिस्ट में पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के ए तक आपका क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, पार्ट 2 आज हम लोग 4 के बी से स्टार्ट करेंगे, 4 के बी से 9 के बी तक, यानी दो पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्योंकि एक में ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग पार्ट 2 लेकर आए। पार्ट 1 1 से 4 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, 4 के ए तक, 4 के बी से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के पार्ट 2। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी स्टार्ट करने वाले, ये स्टेयर केस से है, डिजाइन ऑफ स्टेयर केस। कहने का मतलब कि जैसे आपके घर में सीढ़ी होगा, तो जब बन रहा होगा उसके पहले उसका डिजाइनिंग किया गया होगा। ठीक है, तो उसी डिजाइनिंग को आज हम लोग सीखने वाले कि कैसे डिजाइन किया जाता है, और ये आपको घर बनाने में भी काम दे देगा अगर आप अच्छे से सीख लीजिएगा तो। और बहुत ही मजा आने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट लग रहा होगा कि आज हम लोग डिजाइन करेंगे सीढ़ी का, कैसे कैसे डिजाइन करेंगे। लेकिन पहले डिजाइन करने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टेयर होता है, सीढ़ी होता है, उसका कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। आई होप पहले से आपको पता भी हो, लेकिन एक बार हम लोग अच्छे से पहले सीख लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी हमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो इसको ट्रेड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्रेड बोलते हैं। इसको जिस पे हम पैर रखते हैं ना, सीढ़ी पर चढ़ते होंगे आप तो पैर रखते होंगे, इसको ट्रेड बोलते हैं। और इसका जो विड्थ होता है यानी साइज होता है 250 mm का होता है। कितना का होता है? 250 mm का। इसको ट्रेड बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसको हम लोग राइज बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना, ये जो ऊंचा ऊंचा है, इसको हम लोग राइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइजर। ये कितना का होता है? 150 mm का होता है। ये कितना का होता है? 150 mm का होता है। दो चीज जाने हम लोग, ट्रेड के बारे में जान रहे हैं और राइजर के बारे में जा रहे हैं। आप जानते हैं इसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। ये जो है ना, एक फ्लाइट दो फ्लाइट ऐसे करके होगा। एक सेकेंड, पहले इसको मिटाने दीजिए। इसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखते होंगे, इधर से चढ़ते हैं हम लोग, इधर से चढ़ते हैं, फिर इसको हम लैंडिंग बोलते हैं। जहां पे रुकते हैं ना, इसको लैंडिंग बोलते हैं। और फिर इधर चढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट फ्लाइट हो गया। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट फ्लाइट हो गया। ये आपका सेकेंड फ्लाइट हो गया। ठीक है, तो दो फ्लाइट का होता है सीढ़ी। लैंडिंग क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी बता देते हैं। ये लैंडिंग जो दिया होता है, मान लीजिए आप भारी भरकम सामान लेकर, बहुत ही भारी सामान लेकर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, तो आपको जब थक जाएंगे तो बीच में रखने का कोई जगह होना चाहिए ना। आप जो सामान लेकर आ रहे हैं वो इतना आप में ताकत नहीं है कि शुरू से लेके एकदम डायरेक्ट चढ़ जाइए। तो इसलिए लैंडिंग बनाया जाता है, ताकि आप यहाँ पे रेस्ट कर सके। ठीक है, या कोई बीमार आदमी है या बूढ़ा बुजुर्ग है, तो ये फर्स्ट फ्लाइट से आए, फिर लैंडिंग पे रेस्ट करे, फिर सेकेंड फ्लाइट पे चढ़े। ठीक है, हम लोग तो अभी जो पढ़ रहे होंगे, आप लोग अभी तो आप लोग जवान हुए, आप लोग को तो रुकते भी नहीं होंगे। एक बार शुरू से ऊपर नीचे से उतरते होंगे, एकदम लास्ट में उतरते होंगे। ठीक है, लेकिन देखिएगा कभी जब बूढ़ा बुजुर्ग होगा या कोई बीमार व्यक्ति होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ टाइम रेस्ट करता है रुक के। ठीक है, इसीलिए लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। यही पर्पस है। ठीक है, और भी पर्पस है, तो मेन एक दो पर्पस बता दिए कि आप जब भारी भरकम सामान लेकर चढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे आके क्या करते हैं? रुकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड फ्लाइट पे चढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट। ये जो ऊपर जा रहा है, ये हो गया आपका सेकेंड फ्लाइट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लैंडिंग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? लैंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये लैंडिंग हो गया, ये आपका फ्लाइट हो गया। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट सेकंड फ्लाइट। ये राइजर हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड हो गया, ये आपका राइजर हो गया। इतना क्लियर है? अब फ्लाइट तो समझेंगे, इसी को फ्लाइट बोलते हैं। और लैंडिंग के बाद जो दूसरा फ्लाइट स्टार्ट होता है, फर्स्ट फ्लाइट हो गया, और लैंडिंग के बाद दूसरा फ्लाइट स्टार्ट होता है। तो ये फ्लाइट का बिर्थ जो है क्वेश्चन में दिया है आपका 1.5 मीटर का है। तो ये आपका बिर्थ ऑफ क्या हो गया? फ्लाइट हो गया। लैंडिंग का बिर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आपका लैंडिंग का बिर्थ हो जाएगा। ठीक है, लैंडिंग का बिर्थ हो जाएगा। इसको भी हम लोग लैंडिंग का जो बिर्थ लेते हैं, वो फ्लाइट के बिर्थ के इक्वल नहीं लेते हैं। ठीक है, बिर्थ ऑफ जो लैंडिंग समझ रहा है ना, जहां पे हम लोग रुकते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं? रुकते हैं। ठीक है, रेस्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट, लैंडिंग और राइजर, ट्रेड। इतना समझ गए? अब आते हैं बेस्ड स्लैब क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। तो आप देखिए, आप पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, कि लगेगा कि हाँ, फ्लोर टू फ्लोर एक नाम आएगा। फ्लोर टू फ्लोर मतलब जो आपका फ्लोर का हाइट है, मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक, या ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक। ठीक है, उस फ्लोर के हाइट को हम लोग यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट बोलेंगे। और बात आता है एक बेस्ड स्लैब की। बेस्ड स्लैब क्या है? तो देखते होंगे, जब आप साइड से जाइएगा देखिएगा, तो इस तरह से जब ये बना रहता है, सीढ़ी ये वाला है, सीढ़ी है, तो यहाँ पे देखते हैं ये स्लैब दिखता है, कंक्रीट का दिखता है। इसी को हम लोग बेस्ड स्लैब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस्ड स्लैब बोलते हैं। सब चीज मालूम हो गया? तब ये जो डिजाइन करना है आपको, ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसका डिजाइन में क्या क्या करना है। आप सोच रहे होंगे कि डिजाइन तो करेंगे, उसमें हमको क्या क्या निकालना होता है। तो ये कितना लेंथ में बनेगा,
एल इफेक्टिव कितना होगा, डेप्थ उसका विड्थ ऑफ जो डेप्थ थिकनेस ऑफ स्लैब होगा, मतलब जिस पे आप धाब बनाएंगे, इसको धाब बोलते हैं हिंदी में, या राइज और ट्रेड बोलते हैं। ये जो स्लैब होगा, स्लैब मतलब समझ रहे हैं, हमको लग रहा है मतलब कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि स्लैब किसको बोलते हैं। हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। आप किसी का घर देखिएगा ना जिसमें सीढ़ी बना होगा और उसका ईटा का बना होगा, मतलब प्लास्टर नहीं होगा। मेरा वाला में प्लास्टर किया हुआ था तो इसलिए हम स्लैब को नहीं दिखा पाए। इस तरह से जैसे कि ये वाला चढ़ते होंगे तो नीचे देखिए इस तरह से ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस, इसी पे तो ये वाला बना रहता है, ये वाला इसे चढ़ने वाला बना रहता है ना। यही थिकनेस, ये तो कुछ ज्यादा ऊंचा हो जा रहा है, तो यही थिकनेस जो कंक्रीट का बनता है और उसी पे हम लोग ये वाला स्टेप बनाते हैं, तो इसी को हम लोग स्लैब बोल रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मेरे पास वह फोटो है नहीं, मेरा सीढ़ी का प्लास्टर किया हुआ, फिनिशिंग किया हुआ, तो इसमें है नहीं, नहीं तो हम दिखा देते उसको भी, ठीक है। या कंफ्यूजन रहेगा तो बोलिएगा, किसी का दूसरे वाला को खींचकर हम आपको भेज देंगे कि इसको हम स्लैब बोल रहे थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, और हम बोल रहे थे कि डिजाइनिंग में क्या क्या करना है, तो कितना लेंथ ऑक्युपाइड करेगा, कितना थिकनेस स्लैब का होगा, कितना नंबर ऑफ राइजर रहेगा, कितना नंबर ऑफ ट्रेड रहेगा, कितना उसमें स्टील लगेगा, यही सब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और लोड का कैलकुलेशन करेंगे, उस पर कितना मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आने वाला, उसका लिमिटिंग मोमेंट और रेजिस्टेंस कितना है, यही सब आज हम लोग क्या करने वाले, निकालने वाले। अगर आप एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा तो आप अपना घर का भी डिजाइन कर लीजिएगा सीढ़ी, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। डिजाइन ए 2 फ्लाइट स्टेयर केस विथ अ स्टेप ऑन बेस्ड स्लैब फॉर फ्लोर टू फ्लोर हाइट, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का हाइट दिया हुआ है 3.6 मीटर। अब जानिएगा यहाँ पे कि जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, तो दो फ्लाइट में हम लोग को बनता है। दो फ्लाइट में मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, आपका छत इतना दूर है, इतना दूर है, इसका हाइट कितना है, 3.6 मीटर है। कितना मीटर है, 3.6 मीटर है। तो जब एक सेकेंड, 3.6 मीटर है, तो इसमें जो हम सीढ़ी बनाते थे डायरेक्ट नहीं बनाते हम लोग, कितना कितना फ्लाइट में बनाते हैं, दो फ्लाइट में। पहले तो एक चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लैंडिंग देते हैं, फिर ऐसे करके चढ़ते हैं। आ रहा है ध्यान में, है ना। इस तरह से हम लोग लैंडिंग यहाँ देते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो दो फ्लाइट में बनाते हैं, फर्स्ट फ्लाइट, ये हो गया आपका सेकेंड फ्लाइट। तो 3.6 मीटर ये पूरा फ्लोर का हाइट है, ग्राउंड फ्लोर टू लेकर फर्स्ट फ्लोर, या फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकेंड फ्लोर तक का हाइट है 3.6 मीटर। तो इसमें दो फ्लाइट बना हुआ है ना, तो पहला फ्लाइट का हाइट होगा और दूसरा फ्लाइट का हाइट होगा, यानी इस तरह से एक हाइट हो गया और ये दूसरा हाइट हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हाइट हो जाएगा। यानी फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिल है, 3.6 मीटर, ठीक है। चलिए अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर और क्लियर होगा। विड्थ ऑफ फ्लाइट, विड्थ ऑफ फ्लाइट का मतलब ए वाला विड्थ ऑफ फ्लाइट का मतलब ये कितना फ्लाइट का विड्थ है, तो 1.5 मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। एंड लाइव लोड, उसमें जो लाइव लोड है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और डेड लोड कैसे निकालेंगे, तो डेड लोड हम लोग खुद निकालते हैं, जो कोड दिया गया फॉर्मूला है उससे निकालते हैं। जब आप इसके पीछे अगर पढ़ रहे होंगे, बीम उम पढ़े होंगे, स्लैब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम लोग कैसे निकालते थे, बी गुने डी, 25 इंटू बी गुने डी गुने एल। एल में कितना मीटर लेते थे, कोई भी डिजाइनिंग हम लोग 1 मीटर के लिए करते हैं। तो 25 डेंसिटी ऑफ आरसीसी हो गया, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, इसको गुना करके हम लोग डेड लोड निकाल लेते हैं। डेड लोड का मतलब जो सीढ़ी बनेगा उसका भी तो कुछ अपना भार होगा, उसका भी तो कुछ अपना वेट होगा, ठीक है। जब आप सीढ़ी बनाइएगा तो आप चढ़िएगा, वही वेट नहीं आएगा, उसका खुद का भी वजन होगा। हम लोग स्लैब बनाते हैं तो उस पर लाइव लोड का कैलकुलेशन और उसका खुद का वजन दोनों कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो लाइव लोड आपका क्वेश्चन में दिल है और डेड लोड हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। द बेस्ट स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन लैंडिंग स्लैब विच स्पान ट्रांसवर्सली टू द फ्लाइट। लैंडिंग स्लैब आर 1.5 मीटर, जो लैंडिंग का विड्थ दिया हुआ है वो 1.5 मीटर ही दिया हुआ है। M25 आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है और 415 आपको ग्रेड ऑफ स्टील लेना है। यानी आपके पास, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको एक सीढ़ी का डिजाइन करना है। तो देखिएगा, हम शुरू में बता देते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग चलेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है हमको, सोल्व करने में 4 से 5 घंटा लग गया है पूरा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो क्योंकि था भी नो क्वेश्चन, आपको एग्जाम में 3 घंटा में 5 क्वेश्चन, एगो ऑब्जेक्टिव है, 4 गो ऐसे 5 क्वेश्चन, हम तो टोटल यहाँ पे सोल्व किए, तो 4 से 5-6 घंटा लग गया। तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, उतना का तो वीडियो नहीं होगा, सोल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा कम ही का होगा, लेकिन हाँ थोड़ा लॉन्ग जाएगा। पेशेंस बना के स्थिर माइंड से, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका दिया क्या क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। 3.6 मीटर का हाइट दिया हुआ है, फिर आपको इक्वल जो आपका विड्थ ऑफ फ्लाइट है 1.5 मीटर का विड्थ ऑफ फ्लाइट, मतलब ये वाला जो फ्लाइट का विड्थ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है, लाइव लोड का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको दे दिया गया इतना, क्वेश्चन दे देगा घर वाला, बोलेगा कि हमको सीढ़ी का डिजाइन करके दे दो, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेंगे। फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिल है 3.6 मीटर, विड्थ ऑफ फ्लाइट दिया हुआ था 1.5 मीटर, विड्थ ऑफ फ्लाइट दिल थे 1.5 मीटर, लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विड्थ ऑफ लैंडिंग कितना दिल था 1.5 मीटर,
और एफ सी के का वैल्यू 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ वाई 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नंबर ऑफ फ्लाइट 2 है, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको दिखाएं कि जो सीढ़ी है ये वाला जो आपको करना है वो 2 फ्लाइट के लिए करना है। फर्स्ट फ्लाइट, ये क्या हो गया, सेकेंड फ्लाइट, तो 2 फ्लाइट के लिए करना था। नंबर ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2। तो हाइट तो दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि देखिए अभी फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा ग्राउंड से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक का हाइट है, घर बना हुआ है, इसमें हम सीढ़ी बनाना चाहते हैं। तो सीढ़ी बनाना चाहते हैं ऐसा कि पहले फर्स्ट फ्लाइट जाए, फिर यहाँ पे हम रुके और फिर क्या करें, सेकेंड फ्लाइट हो, ठीक है। तो यहाँ का हाइट, ये टोटल हाइट 3.6 था, तो एक इसका हाइट और इसका हाइट आधा आधा हो जाएगा, यानी 3.6/2 1.8 मीटर का, यानी प्रत्येक फ्लाइट का हाइट कितना है, 1.8 मीटर। यहाँ तक क्लियर। अब नंबर ऑफ राइजर निकालते हैं। तो पहले राइजर का जो ये राइजर था आपका, उसका हाइट अभी आपको हम बताए थे कि राइजर का जो हाइट होता है वो कितना होता है, 150 mm होता है। कितना mm होता है, 150 mm होता है। पूरा हाइट है आपको 1.8 मीटर यानी 1800 mm, और 150 mm का एक राइजर है, तो टोटल राइजर कितना होगा, तो भागा दे देंगे। जैसे 100 रुपया में 100 रुपया है, और एक पेन का दाम 5 रुपया है, एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो कितना पेन खरीदिएगा, भागा दे दीजिएगा, 20 पेन खरीदेंगे। उसी तरह से टोटल जो हाइट है 1.8 है, मतलब 1800 mm है, और एक राइजर का जो हाइट है वो कितना है, 150 mm है, तो टोटल राइजर कितना होगा, तो 12 राइजर होगा। 12 राइजर मीन्स जैसे 1 राइजर, 2 राइजर, 3 राइजर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 राइजर आ गया, मतलब एक राइजर, 2 राइजर, इस तरह से तो नंबर ऑफ राइजर निकल गया। ट्रेड जो होता है ना, राइजर में से एक घटा दीजिएगा, क्योंकि राइजर से ही स्टार्ट होता है, नीचे ट्रेड नहीं होता है, राइजर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राइजर जो होता है एक घटा दीजिए, ट्रेड जो होता है राइजर में से एक घटा दीजिएगा। राइजर तो निकालना बहुत आसान है, टोटल हाइट बटा 1 राइजर का हाइट, तो निकल गया राइजर। अब ट्रेड जो है राइजर -1 यानी 11 ट्रेड हो गया। तो 11 ट्रेड है, तो आप समझिएगा 11 ट्रेड कितना जगह ले लेगा। 11 ट्रेड है जो लेंथ में जमीन आपका कितना ले लेगा, तो देखिएगा आपको क्या बोले, एक ट्रेड, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। चलिए ट्रेड को हम बुल्लू से बनाते हैं, ठीक है। पहले रेड से इस तरह से बना देते हैं, और ट्रेड को हम ब्लू से बनाते हैं। देखिए हम एक एक चीज के क्लियर कर देंगे, बस आपको शांति से खाली देखना है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है आपका सब क्या है, ट्रेड है। तो एक ट्रेड कितना एमएम का निकाले आप, 250 का, यही ना, यहाँ से यहाँ तक 250 बताए थे, 250, ये 250, ये 250, ये 250, इसी तरह से 11 गो, इसी तरह से कई गो है आपका ट्रेड, 11 गो। तो इतना जमीन ले लेगा, ये आओ अभी करते जाइएगा 11। तो हम क्या करते हैं, 250 गुने 11 कर देंगे, तो उतना एमएम का डिस्टेंस ही ले लेगा, इतना जमीन मेरा ले लेगा। क्लियर हो रहा है। अब आपको जमीन भी पता करने आएगा कि कितना जमीन में बनेगा, है ना, समझ रहे हैं। बिर्थ तो हमको पहले से मालूम है कि जो इसका ट्रेड का जो फ्लाइट का जो बिर्थ है वो हमको पहले से मालूम है। लेंथ जमीन का हम निकालेंगे, बिर्थ तो 1.5 मीटर हो गया, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो एक ट्रेड का वैल्यू 250 है, 250 समझ रहे हैं ना, इस तरह से 250 जमीन लेगा इस तरह से। तो 11 ट्रेड है, तो 250 इंटू कितना 11, तो ये आपका निकल जाएगा लेंथ ऑक्युपाइड बाई 11 ट्रेड। 11 ट्रेड कितना जगह लेगा, तो 2750 mm, मतलब 2.75 मीटर में 11 ट्रेड बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आप घर में जाइए, इस तरह से पहले पूछिए कि कितना आपको ट्रेड बनाना है, कितना राइजर देना है, सब चीज पूछ लीजिए, ठीक है। पूछने के बाद हम लेंथ निकाल लिए जमीन का। अब देखते हैं कि एल इफेक्टिव कितना होगा। तो एल इफेक्टिव कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये सीढ़ी, इसको हम गोइंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोइंग। गोइंग मतलब जितना दूर आपका ट्रेड है, ठीक है। फिर लैंडिंग, लैंडिंग देखे थे ना, फिर इधर भी लैंडिंग रहता है। और ये किसी ना किसी चीज पे रखा तो रहेगा ना, सपोर्ट तो रहेगा ना, तो ये दीवाले पर तो सपोर्ट रहेगा इसका। तो ये दीवाल है आपका, दीवाल का हम जो साइज ले रहे हैं वो 300 mm का ले रहे हैं। ये भी दीवाल का साइज कितना हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम एल इफेक्टिव बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। ये कितना आया था, 2750 आया था, जितना में ट्रेड होगा वो कितना आया था, 2750। लैंडिंग का कितना बिर्थ बताए, 1500, इधर कितना हो गया 1500। और सेंटर टू सेंटर मतलब 300 mm का है, तो 150 mm दीवार का, और इधर से भी दीवार का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी टोटल जोड़ दीजिएगा तो एल इफेक्टिव निकल जाएगा। यानी टोटल लेंथ इतना ऑक्युपाइड करेगा आपका। क्या क्या करेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये बिर्थ ऑफ वॉल है, यानी दीवार जो है उसका बिर्थ है, तो इसका सेंटर से लेना। तो 300 का है, तो इधर कितना हो गया 150, 1500 mm लैंडिंग, 2750 गोइंग, 1500 लैंडिंग, और फिर 150 आपका हो गया जो बाल का थिकनेस है उसका हाफ, ठीक है। ये टोटल जोड़िएगा तो एल इफेक्टिव निकल जाएगा। इतना निकाल लिए, इतना में किन्हीं को प्रॉब्लम। अब आते हैं इफेक्टिव स्पान, तो हम लोग निकाल लिए।
अब निकालते हैं इफेक्टिव, पहले एल इफेक्टिव कितना हो गया, तो 2750 गोइंग वाला, 2 गो आपका लैंडिंग 1500 प्लस 1500, ठीक है, और ये 300/2 क्या हो गया, थिकनेस ऑफ बाल हो गया, यानी टोटल एल इफेक्टिव निकल गया आपको 6050 यानी 6.050 मीटर। यहाँ तक कभी तक किन्हीं को कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब निकालते हैं कि कितना थिकनेस ऑफ स्लैब है, मतलब ये जो आप स्लैब देंगे जिसपे ये नंबर ऑफ ट्रेड और राइजर रहेगा, ये रहेगा ये वाला, ये कितना थिकनेस का रहेगा, ये कितना थिकनेस का होगा, है ना, ये कितना थिकनेस का होगा, तो ये थिकनेस निकालना है हमको। तो ये कोड में मेंशन है कि जो अभी एल इफेक्टिव निकाले हैं उसका 20वां भाग से लेकर एल इफेक्टिव का 25वां भाग के कोई एक बीच का वैल्यू आप लीजिएगा, एजूम कीजिएगा। तो एल इफेक्टिव तो 6050 अभी निकाल लिए बटा 20, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। स्थिर स्थिर से पढ़ते चलिएगा, उबियाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड में देखना है तो यूट्यूब पे फीचर होता है एक स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो 650/20 हो गया, 650/25 हो गया, तो 302.5 242, इसके बीच का कोई वैल्यू ले लिए तो हम 300 mm लेते हैं, यानी इसका टोटल जो थिकनेस हो गया स्लैब का वो 300 mm है। तो इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, कवर को घटा दीजिए। कवर क्या होता है, छड़ के बाद भी हम लोग कंक्रीट देते हैं कि उसमें कोई इरोजन वगैरह ना हो, मतलब जंग वगैरह ना लगे हवा पानी और अपने इन्वायरमेंट कंडीशन से, तो उसके लिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं। तो कवर कितना ये जो नहीं दिया रहता था, ये जूम कर लेते हैं हम लोग 30 mm। तो इफेक्टिव जो डेप्थ हो जाएगा टोटल डेप्थ में से 30 mm, 300 नहीं 30 mm को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 300 - 3 270, यानी इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया आपको 270 mm। जो आपका स्लैब था, ये वाला स्लैब था, उसका इफेक्टिव डेप्थ आपका हो गया 270 mm, ठीक है। एल इफेक्टिव हम लोग निकाल लिए, एल इफेक्टिव कितना आया था 6050, यानी इसको मीटर में किए थे तो 6.050 मीटर। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब आप मान लीजिए आपके पापा दिए बनाने के लिए, आप बोलेंगे पापा को कि पापा इतना कई राइजर था, 12 गो राइजर आप दीजिएगा, 11 गो ट्रेड दीजिएगा, और जो स्लैब है उसका थिकनेस 270 mm दीजिएगा। तो बोलेंगे ठीक है। अब उस पर लोड बताओ, कितना कितना लोड आने वाला है ना, उस पर कितना लोड आएगा। लोड हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं ना कि देखिए जैसे कि उसका तो खुद का वजन होगा, फिर हम लोग जो लाइव लोड होंगे उसका वजन होगा, तो इसको कैलकुलेट करो। अब चेक करो कि आपका जो आप स्टेयर बना रहे हैं वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, पहले तो उसका हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और एक लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि उसका लिमिटिंग मोमेंट कितना है। अगर वो कम रहेगा, जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो कम रहेगा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तब हम कहेंगे जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड है। फिर उसके बाद हम स्टील निकाल देंगे, स्टील मतलब कितना उसमें छड़ लगेगा। तो हम मोमेंट निकालने के लिए हमको लोड चाहिए ना, तो लोड निकालेंगे। तो लोड कैसे कैसे निकालेंगे, तो हम लोड निकालने के लिए जो लैंडिंग था गोइंग था, लैंडिंग और गोइंग बोलेंगे, अब से हमने बताएंगे, एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि ये जो स्टेप आपका था उतना दूर को गोइंग बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, लैंडिंग है, ठीक है। तो हम बारी बारी से निकालेंगे। पहले गोइंग का सेल्फ वेट निकालेंगे, सेल्फ वेट मतलब डेड लोड, सेल्फ वेट मतलब डेड लोड। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आसान है, बस लोड और मोमेंट में लोग कंफ्यूज करता है, ठीक है, लोड और मोमेंट में कंफ्यूज करता है, इसलिए हम बारी बारी से हम बोल रहे हैं बार बार कि लॉन्ग चलेगा, वीडियो लॉन्ग चलेगा, बस सीखिएगा बढ़िया से। लोड कैलकुलेशन गोइंग का पहले निकाल रहे हैं, जहां में स्टेप है, ट्रेड और राइजर है। तो सेल्फ वेट ऑफ बेस्ट स्लैब, पहले देखिएगा कि जो बेस्ट स्लैब है इसका कितना वजन होगा, प्लस इस पे स्टेप जो है आपका राइजर और ट्रेड वाला, इसका कितना वजन होगा, तो जोड़ देंगे तो टोटल वजन आ जाएगा। इसका ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकेंड सेक्शन, मतलब स्लैब का वजन, अपना वजन, और ये जो आपका राइजर और ट्रेड है उसका अपना वजन, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल गोइंग का सेल्फ वेट आ जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हुए, तो चलिए पहले निकालिए। तो कोड में एक फॉर्मूला दिया है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालने का, थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू राइजर का थिकनेस, राइजर का जो हाइट होगा या थिकनेस होगा उसका स्क्वायर प्लस ट्रेड का होल स्क्वायर बटा ट्रेड इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थिकनेस कितना था स्लैब का निकाल के लाए थे 300 mm, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते थे 0.3। इसका कितना था थिकनेस राइजर का, तो 150 mm था, राइजर का 150 mm था, तो 0.15 का होल स्क्वायर प्लस ट्रेड का कितना था 0.25 का होल स्क्वायर बटा 0.25, और डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितना होता है 25 होता है। तो इससे कैलकुलेट कर लिए हम लोग स्लैब का, अभी तक स्लैब का ही सिर्फ निकाले हम लोग। तो ये जो आपका स्लैब है इस स्लैब का सेल्फ वेट मतलब खुद का वजन 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में इस पे कितना लोड लगने वाला है 8.75 किलो न्यूटन का, ठीक है, स्लैब पर 1 मीटर में। हम सबको निकालते हैं 1 मीटर में, ठीक है। अब बताइए स्टेप में कितना लगेगा, इस जो राइजर और ट्रेड है इसका कितना वजन होगा। तो इसको निकालने के लिए सेल्फ वेट ऑफ स्टेप का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुने डेंसिटी ऑफ आरसीसी इंटू राइजर।
ठीक है। तो 1/2 गुने डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25 और राइजर कितना था 150 था, यानी 0.15 मीटर। तो ये आ गया 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर। अब टोटल डेड लोड इसका कितना हो गया गोइंग का, टोटल डेड लोड गोइंग का कितना हो गया 8.75 प्लस 1.875 हो गया 10.625 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया टोटल डेड लोड। अब लाइव लोड उस पर कितना लग रहा है, तो लाइव लोड होगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका। फ्लोर फिनिशिंग लोड, जैसे प्लास्टर किया था, टाइल्स लगा हुआ, तो उसका भी तो कुछ लोड होगा, तो वो दिया है, एज्यूम कर लेते हैं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो एज्यूम कर लेते हैं 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको पर मीटर के हिसाब से निकालना है, तो 1 मीटर ऑफ बिट्स से उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर से गुना कर दिए तो हो गया 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया गोइंग का टोटल लोड, उसका खुद का वजन, लाइव लोड और फ्लोर फिनिशिंग लोड, तीनों लोड को हम जोड़ दिए। तो तीनों लोड किसका, गोइंग का ही अभी चल रहा है, ठीक है, गोइंग का ही चल रहा है। तो 15.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग फैक्टर लोड लेके चलते हैं कि इतना तो लोड आने वाला है, लेकिन हम जो बनाएंगे उसको 1.5 टाइम्स ज्यादा लेके बनाएंगे, यानी 1.5 गुने 15.125 हो गया 22.6875 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका क्या है, फैक्टर लोड है। ये अभी सिर्फ गोइंग का निकला है। अब किसका निकालेंगे, लैंडिंग का निकालेंगे। एक फैक्टर लोड निकल गया, अब लैंडिंग का निकालते हैं। फिर से सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, तो जब स्लैब और आपको जो लैंडिंग है, एक सेकेंड, हाँ, जो सेल्फ वेट ऑफ लैंडिंग है तो उसमें जो स्लैब होगा, स्लैब मतलब समझ रहे हैं ना, पहले तो लैंडिंग देखिए यहाँ पे, तो ये लैंडिंग है, ये आपका इस तरह से लेंथ और विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, ठीक है। और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, ये भी तो स्लैब कंक्रीट से ढलाया होगा, ये तो नहीं कि एक पतला पेपर जैसा आपको दिख रहा है, इसका भी तो थिकनेस होगा। तो इसका सेल्फ वेट कितना होगा, तो जब इस तरह से रहता है रेक्टेंगल या स्क्वायर में, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, बी 25 क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आरसीसी, बी गुने डी इंटू क्या एल, कितना मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए, ठीक है, 1 मीटर के लिए करते हैं। तो इसका सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, इसका स्लैब का सेल्फ वेट कितना होगा, बी डी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी इंटू एल, एल कितना मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। बी का वैल्यू कितना था, 1 मीटर। हम कोई भी डिजाइनिंग 1 मीटर के लिए ही करते हैं, और उसके बाद जितना रहेगा उसके उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डी का वैल्यू 0.3 क्योंकि 300 mm था थिकनेस। डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25। ये आ गया लैंडिंग का, जो लैंडिंग का स्लैब का जो सेल्फ वेट है 7.5 है। उसमें लाइव लोड कितना आएगा, तो सब में 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से गुना कर दिए तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपको पर मीटर के हिसाब से चाहिए। फिनिशिंग लोड इसका 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 मीटर से गुना कर देंगे 1 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी लैंडिंग का टोटल लोड कितना हो गया, जितना उसका सेल्फ वेट ऑफ स्लैब होगा, लाइव लोड होगा, और उसमें जो टाइल्स वगैरह या प्लास्टर वगैरह होगा तो उसका फिनिशिंग लोड, ठीक है, टोटल जोड़ दिए तो आ गया 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका फैक्टर लोड निकाल लेते हैं, तो 1.5 से गुना कर देंगे तो 18.675 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। ये आपका लैंडिंग का और गोइंग का। देखिए इस तरह से इसमें देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक क्या था, गोइंग था, ये गोइंग था, तो गोइंग में कितना लोड लग रहा है, आई लैंडिंग में कितना लोड लग रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लोड तो निकाल लिए ना, लोड में किसी को दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से चल रहे हैं, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लोड निकाल लिया। अब मोमेंट निकालने के लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब आते हैं मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते थे, 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे हम लोग मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर में। अच्छा, ये फिगर कैसे बना इसके बारे में बता देते हैं। ये फिगर कैसे बना, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग गोइंग का लोड निकाले थे, तो ये जो है आपका गोइंग का लोड है, ठीक है, यूडीएल लोड निकाले, ये गोइंग का लोड है। फिर लैंडिंग का लोड ये आपका है, देखिए दिखाते हैं, रुक जाइए, ये आपका लैंडिंग का लोड है, यहाँ तक लैंडिंग का लोड है, ये दोनों साइड में लैंडिंग था तो यहाँ तक लैंडिंग का लोड है दोनों साइड। ये थोड़ा सा जो 150 mm है वो किसका लोड है, तो ये जो विड्थ ऑफ वाल पे, जो दीवार पे रखा होगा, तो उस पर कितना लोड लग रहा होगा, तो यही लैंडिंग वाला ही लोड लग रहा होगा उस पर भी, है ना। तो ये जो लैंडिंग का लोड हो गया वो डिस्टेंस बढ़ गया, कैसे, क्योंकि विड्थ ऑफ बाल भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1500 mm का लैंडिंग था प्लस 150 mm का आपका, ऐसे तो 300 mm का दीवार था, तो सेंटर वाला ही लेंगे ना, यानी 150 mm, दोनों तरफ से ऊंचाई हो जाएगा, तो यानी 1.65 mm पे यूडीएल लग रहा है, जो 18.75 किलो न्यूटन पर मीटर का है, जो अभी जस्ट निकाले लैंडिंग वाला, ठीक है। और इसके पहले निकाले थे हम लोग किसका, गोइंग वाला लोड, तो गोइंग वाला तो बीच में था, तो ये तो सपोर्ट पे था नहीं, तो सब ये कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस था 2750,
2750 mm पे जो लोड लग रहा है वो 22.68 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो ये mm में है, नीचे मीटर में लिख देना क्योंकि मीटर के हिसाब से है। तो 2750 को 2.750 मीटर लिख सकते हैं। इधर आपको कभी कंफ्यूजन होता कि 1500 mm का लैंडिंग था ना, तो ये 1.65 कहाँ आ गया, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिए कि 1500 mm का तो लैंडिंग था और वो बीट ऑफ बाल पे भी तो रखा हुआ था, दीवार के सेंटर पे भी तो रखा हुआ था। तो 300 mm का दीवार था तो हाफ कितना हो जाएगा 150 mm। तो इधर भी 1500 प्लस 150 mm कितना हो गया 1.65 यानी 1650 mm। तब मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो मीटर में कितना आ गया। तो आप देखिएगा कि ये जो यूडीएल लोड है वो 1.65 mm पे और कितना है 18.75, ठीक है। जस्ट अभी निकाले, देखिए यहाँ पे 18.75 और गोइंग वाला का लोड कितना था 22.6875 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग सिंपली सपोर्टेड, अब बीम हो गया उसमें यूडीएल लोड लग रहा है, अब इसका मोमेंट निकालिए। तो मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको रिएक्शन पता होना चाहिए, है ना, रिएक्शन पता होना चाहिए। ये चीज आपको सीखा हुआ है, ठीक है। तो आर ए ऊपर जाने वाला लोड, मतलब वहां पे तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट लेने, जैसे बी के अबाउट ले रहा है तो ये 0। ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन के हेल्प से हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ तो देखिएगा सिमेट्रिकल है तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। आर ए ऊपर जा रहा था प्लस में, ठीक है, ऊपर जाने वाला को प्लस में ले रहा है तो आर ए ऊपर जा रहा था, इसको भी प्लस में, आर बी ऊपर जा रहा है उसको प्लस में, और जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको माइनस में। तो ये समेशन ऑफ एफ वाई जो होता था वह इस तरह से होता था, आर ए प्लस, आर ए ऊपर जा रहा था प्लस में, ये कितना है, कितना मीटर पे लग रहा है 1.65 मीटर पे, अब कितना का लोड लग रहा है 18.75 का। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब प्लस ए और ऊपर से नीचे आ रहा था यानी माइनस में होगा, अब बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसलिए डायरेक्ट ये सब चीज याद होगा, ठीक है। ये बराबर के उधर पहले इधर था माइनस में, उधर जाके प्लस में हो गया। अब कितना 18.75 कितना मीटर पे लग रहा है 1.65 मीटर पे, ठीक है। फिर ये 22.68 किलो न्यूटन पर मीटर कितना मीटर पे लग रहा है 2.75 मीटर पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 18.75 कितना मीटर पे लग रहा है 1.65 मीटर पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। आर ए प्लस आर बी का वैल्यू जो इसको टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 124.245, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जानते हैं कि आर ए प्लस आर बी इजकल टू इतना दे लें, और ड्यू टू सिमेट्रिकल लोडिंग, सिमेट्रिकल लोडिंग है तो आधा आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 62.123 किलो न्यूटन। आर ए का वैल्यू, आर बी का वैल्यू निकल गया है, यूडीएल लोड दिया हुआ है, मोमेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक का हम लोग कहाँ पे निकालने वाले हैं, सेंटर पे निकालने वाले हैं, ठीक है, यहाँ सेंटर पे निकालने वाले हैं। तो आर ए इंटू कहाँ तक का डिस्टेंस, आर ए से लेकर सेंटर तक का, तो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये 1.65 प्लस ये 2.75 का आधा डिस्टेंस है इधर, तो यानी हो जाएगा आर ए इंटू 1.65 प्लस 2.75 का आधा, ठीक है। ये फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे से आप सीख कर आए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिटेल में ही बताते चल रहे हैं। तो 62.123 आर ए का वैल्यू दिया था, और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, पहले तो 1.65 इंटू प्लस कहाँ पे, जो आपका गोइंग वाला था उसका हाफ डिस्टेंस पे, क्योंकि हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, यानी ये हो गया माइनस हैगिंग हॉगिंग सैगिंग का केस यहाँ पे देखेंगे। अब देखिएगा ये तो आर ए का निकाल लिए, अब यहाँ पे जो ये 18.75 वाला जो लोड लग रहा है किलो न्यूटन पर मीटर, वो कहाँ से था, पहले तो सेंटर पे आ जाएगा, और सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा वैल्यू कितना है 1.65, मतलब इसका आधा 1.65 का आधा, और ये 2.75 का आधा, तो 2.75 का आधा यही इसका डिस्टेंस होगा। यहाँ जो पॉइंट लोड बनेगा उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.75 इंटू 1.65, ये तो लोड बना, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.65/2 प्लस 2.75/2, ये हो गया। फिर आते हैं इसके लिए जो आपका 22 पॉइंट समथिंग वाला लोड था उसके लिए, तो इसका लोड कितना है, इसका लोड यहाँ से है, यहाँ से लोड है, ठीक है, हमको सेंटर तक ही चाहिए, तो सेंटर तक के लिए हमको 2.752 से भागा दे देंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ वाला लोड 22.68 इंटू 2.75/2 ये अभी लोड बनेगा, और डिस्टेंस से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस इसका आधा कितना, पहले से 2.7/2 है और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.7/4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 22.6875 गुने 2.75/2 इंटू 2.75, 2 पहले से था और 2 फिर आधा होगा डिस्टेंस, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जहां से लोड है वहां तक का, ठीक है। इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट जो आ जाएगा आपका 98.41 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी इसको हम लगभग में ले लेते हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर। ये आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके आया। इसमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, माने इस मोमेंट से ज्यादा आपका मोमेंट नहीं होना चाहिए,
जो आप बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रहता तो फिर हम रीडिजाइन करना पड़ता आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए जो आप पहले भी सीख चुके हैं। ये एम यू लिम इजकल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिम इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिम वाला फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पे एफ सी के का वैल्यू मालूम है 25, विड्थ 1 मीटर के लिए हम करेंगे तो 1000 mm हो गया। एक्स यू लिम 415 ग्रेड वाला के लिए एक्स यू लिम का वैल्यू क्या होता है 0.48 डी होता है, डी का वैल्यू 270, इफेक्टिव डेप्थ 270, 270 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 270, ये आ गया 251.43 को 10⁻6 न्यूटन इंटू एम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो 251.43 किलो न्यूटन इंटू मीटर। जो बेंडिंग मोमेंट निकाले वो कम है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, मतलब जो मेरा सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। मतलब अब स्टील हम लोग निकालेंगे, जब मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो कितना उसमें स्टील लगने वाला है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर्मूला, आई होप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। 0.5 एफ सी के अपॉन एफ बाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट बटा एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी। इस फॉर्मूला में सभी वैल्यू आपको गिवन है, एफ सी के 25, एफ बाई 415, बेंडिंग मोमेंट अभी निकाल के लाए 100 है ना, 9.98 पॉइंट समथिंग आया था तो उसको हम लोग 100 एज्यूम कर लिए थे। एफ सी के 25, बी का वैल्यू 1000, डी का वैल्यू 270, यहाँ भी बी का वैल्यू 1, बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए करते हैं, ठीक है। 270 सब वैल्यू पुट कर दी, आगे एरिया ऑफ स्टील, मतलब इतना एरिया आपका लगेगा। अब आपके एरिया है, नंबर ऑफ बार किस पे डिपेंड करेगा, तो बार के डाया पे डिपेंड करेगा, कितना साइज का आप बार दे रहे हैं, 16 mm का दीजिएगा कि 20 mm का दीजिएगा, किस पे दीजिएगा डिपेंड करेगा। तो हम लोग नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम डाया को एज्यूम करते हैं कि हम कितना mm डाया देने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम 16 mm के डाया देने वाले हैं, द नंबर ऑफ बार जो होगा टोटल एरिया बटा 1 बार का एरिया है ना, जितना एरिया है एक बार का एरिया से भागा दे देंगे तो नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। तो 5.47 आया है टोटल, अभी एरिया हम निकाले थे 1101.12, एक बार का एरिया पाई बाई 4 16 का होल स्क्वायर, तो 5.47। इसको हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं 6 बार का, क्योंकि हमको जैसे आपको बोलेंगे कि 5.47 पेन दीजिए तो ऐसा कुछ होता है राउंड फिगर में होगा, या तो 5 पेन होगा या तो 6 पेन होगा, तो हम इसको 5 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 5 मानेंगे तो आपका सेक्शन मतलब कि गिर सकता, फेल हो सकता है। 6 बार ले लिए तो आपका क्या होता है, कॉस्ट लगा लेकिन आपका डिजाइनिंग क्या है, सेफ है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ज़्यादा लेते हैं, 5.647 है तो उसको हम 6 बार ले लेंगे, ठीक है। स्पेसिंग अब कितना, ये जो 6 बार देंगे, जैसे आपका ये सीढ़ी वाला बना रहा है तो ये 6 बार कितना कितना दूरी पे देंगे, जो 6 बार बिछाएंगे हम सरियाएंगे वो कितना कितना दूरी पे बिछाएंगे, जैसे एक बार हो गया इसके बीच में कुछ दूरी होगा, फिर 2 बार होगा इसके बीच, तो कितना कितना ये दूरी देंगे, कितना कितना दूरी देंगे। तो उसको निकालने के लिए कैसे होगा, जैसे आपको बोलेंगे हम इस आपके पास 100 रुपया है, एक जो आपका है क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपया है, एक पेन का दाम 5 रुपया है, यानी आपको 20 पेन होगा, 20 पेन है 100 रुपया, तो कैसे पड़ा, तभी 50 5 रुपये पेन पड़ा, ठीक है। इस तरह से तो वही विड्थ आपका कितना है 1000 mm है, ठीक है, 1 मीटर के लिए। नंबर ऑफ बार कितना है 6 है, डिवाइड कर देंगे, मतलब 166.66 mm पे हमको बार को देना पड़ेगा। तो 166.66 mm मापना बहुत मुश्किल होगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कम ले लेते हैं, यानी 160 mm राउंड फिगर में ले लेते हैं। यहाँ पे कम क्यों किए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर दे 170 लेते तो एगो छड़ बाहर हो जाता। मान लीजिए इतना बीर्थ है, अगर आप स्पेसिंग में आया 166.66 इतना पर देंगे तो एकदम बराबर बैठेगा, ऐसे करके बराबर बैठेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा दीजिएगा तो एगो बार कहाँ चल जाएगा, बाहर, तो बाहर नहीं अंदरे रहना चाहिए ना, तो इसलिए स्पेसिंग को हम कम कर दिए, ठीक है। और जो कवर एने जगह बच जाएगा तो कवर में चला जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। तो स्पेसिंग कितना हो गया, तो स्पेसिंग हो गया 160 mm, मतलब 16 mm का बार 6 बार आपको देना है सीढ़ी में जो आप बना रहे हैं, और 160 mm के दूरी पे वो छड़ को आपको बिछाना है। अब छड़ बिछाते हैं हम लोग छड़ को, तो उसको हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं, इसको बांधने के लिए है ना, इसको मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार के भी नाम से जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा, तो हम उसको कोड में पढ़े होंगे 0.125% ऑफ BT ग्रॉस एरिया। तो 0.12% का मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, बी का वैल्यू 1000, डी का वैल्यू 360 mm स्क्वायर हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार देना पड़ेगा, यानी मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो एज्यूमिंग डाया ऑफ बार 10 mm का ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार कैसे निकल जाएगा, टोटल एरिया में से एक बार का एरिया को हम भागा दे देंगे, तो मेरा नंबर ऑफ बार यानी 4.58 यानी 5 बार आ गया आपका, ठीक है। 5 बार है, विड्थ कितना 1000 mm है, 5 से डिवाइड कर देंगे 200 mm पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो स्पेसिंग होगा वो 200 mm पे होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार हम 10 mm का देंगे, 10 से 12 mm एज्यूम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को, 200 mm के दूरी पे देंगे, ठीक है। हम अब यहाँ तक अभी हम लोग क्या क्या निकाल लिए हैं अभी तक,
अगर हम एक बार हम शुरू से देखना चाहें तो क्या क्या निकाले, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ राइज निकाल लिए थे, नंबर ऑफ ट्रेड निकाल लिए थे, एल इफेक्टिव कितना कितना लेंथ में बनेगा, फिर लोड हम लोग निकाल लिए, फिर कितना मोमेंट उस पर आने वाला है, और जो मोमेंट हम बना रहे हैं वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा है कि कम है उसको चेक कर लिए। जैसी देखे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो हम उसमें क्या कर लिए, कितना एरिया लगेगा यानी कितना स्टील लगेगा उसकी कैलकुलेशन कर लिए, स्टील में भी कितना छड़ लगेगा उसको देख लिए, आप कितना एमएम का देंगे, फिर उसको जो मेन रेनफोर्समेंट है उसको बांधने के लिए इस तरह से बांधते हैं, देखे होंगे बांधा हुआ, तो इसको ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना देंगे, कई छड़ देंगे और उसका कितना स्पेसिंग रहेगा वो निकालिए। डेवलपमेंट लेंथ भी देख लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए 0.87 एफ बाई 5/4 टाउ बी डी। ये टाउ बी डी जो है अगर एच बाई एस डी रहेगा तो 60% एक्सीड लेते हैं, मतलब ज़्यादा लेते हैं, तो 1.6 से गुना कर देंगे 1.6, और ये जो आपका वैल्यू है टाउ बी डी का वो M25 के लिए 1.4 होता है, कोड में सब मेंशन है, ठीक है। कोड पढ़ने के लिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक या टाइम निकाल के हम खुद उसको कोड को एक बार मतलब जो जो आपका यूज होने वाला है ना सबका पेज नंबर और क्लॉज सब चीज़ सिखा देंगे एक बार, ठीक है, पहले एक बार कंप्लीट होने दीजिए इसको। यहाँ पे सब वैल्यू फाइंड आउट कर लिए डेवलपमेंट लेंथ का, तो प्रोवाइड डेवलपमेंट 645 mm का देंगे। डिटेलिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये जो इस तरह से लंबाईतीय में दिए थे हम लोग, क्या दिए थे, मेन रेनफोर्समेंट 16 mm का दिए थे, 160 mm पे दिए थे, और कई बार दिए थे, 6 बार दिए थे, ठीक है, 6 बार दिए थे यहाँ पे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो इधर से देखिए, ई वाला ऐसे था, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम साइड से देखेंगे तो यही तो दिखेगा, ए वाला पॉइंट दिखेगा, यही पॉइंट दिख रहा है कितना mm, 10 mm का 200 mm के स्पेसिंग पे, ठीक है। इधर देखिएगा ये आपका लैंडिंग हो गया 1.5 मीटर का, और सपोर्ट जो बाल पे है वो कितना पे है, 0.15 मीटर पे है, ठीक है, एमएम में कहें तो 150 एमएम का है, ठीक है, 150 एमएम का, ये आपका डिटेलिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ स्टेयर केस यानी सीढ़ी का इस तरह से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा लंबा पूछा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसमें जो थ्योरी होगा सबसे बड़ी बात है कि न्यूमेरिकल सीख लीजिए, थ्योरी तो कोड से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का ए में थ्योरी है, ड्रॉ द पीवीएमवी इंटरसेक्शन कर्व फॉर ए कॉलम एंड मार्क ऑल साइलेंट पॉइंट्स ऑन इट्स, डिस्कस ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट के यहाँ पे ब्रिटल फेलुअर और जो कंप्रेशन फेलुअर है, बैलेंस फेलुअर है, सभी के पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने बोल रहा है, तो ये आपको कोड में मिल जाएगा। IS 456/2000 SP16 में हम आपको दिखा देंगे, बोले थे ना कि कोड को एक बार हम अच्छे से रिवाइज करवा देंगे, कहाँ कहाँ थ्योरी कहाँ कहाँ से छापिएगा, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं ना, क्योंकि कोड को हम जस्ट ही करने वाले हैं, पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो आपका कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया, और कॉलम आपके प्रैक्टिस सेशन जो प्रैक्टिस सेशन 2 होगा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बेसिक से डिटेल में आपको कॉलम के बारे में, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम दोनों को बताया गया, ठीक है। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको इजीली सोल्व कर पाएंगे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो एक बार दोनों प्रैक्टिस सेशन जो है उसको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कीजिएगा, मजा आएगा करने में। आइए हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम 350 mm डाया। बोल रहा है कि आपके पास एक कॉलम है, शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम है, जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम जिसका डायमीटर दिया हुआ है 350 mm, यानी इसके आपके पास एक कॉलम है, जो कैसा कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना है 350 mm, ठीक है। इस पे कितना, ये जो कॉलम है कितना लोड कैरी कर सकता है, इसका कितना कैपेसिटी है लोड कैरिंग करने का, ठीक है। इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया गया वो 6 बार दिया गया, इसमें 6 गो बार लगाया गया, यानी 6 गो छड़ लगाया गया, जिसका जो डायमीटर है 22 mm है, जो ग्रेड कितना है, वो स्टील का ग्रेड कितना है 415, यानी जो इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है नंबर ऑफ 6 किया गया है, और उसका जो डायमीटर है 22 mm का है और 415 ग्रेड का है, ठीक है। इसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 8 mm 5 बार FE 415, ठीक है। इसमें जो हेलिकल रेनफोर्समेंट दिया गया है, यानी जो आपको उसको बोलते हैं स्पाइरल टाइज, जो दिया गया है, हम लोग जो सर्कुलर कॉलम में स्पाइरल टाइज प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टीरअप जो होता है स्पाइरल होता है, और उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ही यानी सीधा सीधी स्टीरअप, ठीक है, स्टीरअप जो है इसमें उसी को हम लोग यहाँ पे हेलिकल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, जो आपको सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 8 mm, उसका जो डायमीटर है कितना mm है, 8 mm का है, ठीक है, और इसका भी ग्रेड 415 ही है। और पिच जो है, पिच अभी जस्ट बता रहे थे, जो आपको स्पाइरल टाइज है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, यानी 40 mm है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका, इसका स्पाइरल टाइज का, यानी हेलिकल रेनफोर्समेंट का। एजूम क्लियर कवर 40 mm, इसका जो कवर एजूम करना है वो कितना mm करना है, 40 mm, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है 25, ठीक है।
अब आइए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो आप अगर प्रैक्टिस सेशन देख ली होंगी तो हर चीज़ समझा होगा, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे टॉप व्यू आपको दिखा देते हैं कि आपका ये क्या था, ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया मतलब टोटल डाया, ठीक है। तो ग्रॉस डाया इसका कितना दिल था, 350 mm दिल था ना, 350 mm। अब क्या करते हैं ना, कवर को घटा दीजिए, ऊपर नीचे से कवर को घटा दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाया ऑफ कोर, यानी इसको हम बोलते हैं कोर। अगर आप कवर को घटा दीजिएगा तो इसी का नाम होता है कोर, ठीक है। यही वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कोर। अब किसको हटा देना है, कवर को। कवर कौन सा है, ये आपका क्या है, कवर है। तो ये कवर को घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा डाया ऑफ कोर, यानी ग्रॉस डाया में से, ग्रॉस डाया 350 का हो गया और उसमें कवर घटा दीजिए। तो कवर कितना है, 40 mm ऊपर है, 40 mm नीचे। तो ये जो टॉप टू बॉटम बचेगा, टॉप टू बॉटम बचेगा, वो कितना बचेगा, तो ग्रॉस डाया माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाई ऑफ कोर, सीधा सीधी मतलब समझ लिए, ठीक है। आते हैं डाई ऑफ हेलिक्स के बारे में समझते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, डाई ऑफ कोर क्या हो गया, टोटल डाया, कॉलम का टोटल डाया को हम लोग ग्रॉस डाया बोलते हैं। डाई ऑफ कोर क्या हो गया, ऊपर से और नीचे से आपको कवर हटा देना है तो डाई ऑफ कोर बोलते हैं। और हेलिक्स क्या बोलते हैं, डाई ऑफ हेलिक्स क्या बोलते हैं, जो आपका डायमीटर है, ये हेलिक्स रेनफोर्समेंट का डायमीटर है, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब 8 mm का डायमीटर था, तो 4 mm इधर से और 4 mm इधर से घटा दीजिए, यानी डाई ऑफ कोर में 4 mm ऊपर से 4 mm नीचे से घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका डाई ऑफ हेलिक्स होगा। तो सबसे पहले ग्रॉस डाया हो गया, डाई ऑफ कोर क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया में 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर घटा दीजिए, तो डाई ऑफ कोर निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डाई ऑफ हेलिक्स। तो कोर, डाई ऑफ कोर में से 4 mm ऊपर से या 4 mm नीचे से घटा दीजिएगा तो डाई ऑफ हेलिक्स निकल जाएगा। ये स्पाइरल टाइज है, यहाँ पे स्पाइरल टाइज है, तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है सर्कुलर कॉलम का, वो कितना, फॉर्मूला याद है, 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया को अगर हम घटा देते हैं तो उसको, उसी को बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट। उसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट। यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट AC का भी वैल्यू लिख सकते हैं ना, ऐसे 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY और एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। यही जो आपका एरिया ऑफ कंक्रीट है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एरिया में से स्टील का अगर हम एरिया घटा देते हैं तो मेरा क्या बचेगा, कंक्रीट का एरिया बचेगा। मतलब आपके पास एगो कॉलम है बना हुआ कंक्रीट और स्टील से मिलकर, अगर उससे स्टील आप निकाल दीजिएगा तो किसका एरिया बचेगा, तो कंक्रीट का एरिया बचेगा, है ना। तो यानी हम एरिया ऑफ कंक्रीट यानी AC का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं कंक्रीट का एरिया, तो क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यही फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स है और वॉल्यूम ऑफ कोर का रेशियो जो है 0.36 FC के अपॉन FY इंटू ग्रॉस एरिया टू द कोर एरिया -1 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो इसको चेक करते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लेटरल टाइज यानी आपको स्पाइरल टाइज इंटू सर्कमफ्रेंशियल लेंथ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी 1000 बाई पी इंटू पाई बाई 4, और जो आपका हेलिकल डाया, हेलिकल रेनफोर्समेंट का डाया दिया हुआ था उसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाएगा। ये आपका सर्कमफ्रेंशियल लेंथ हो गया, यानी 2πr जिसको बोलते हैं, और 2r मतलब डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर, किसका डायमीटर, हेलिकल का डायमीटर, ठीक है। 100 बाई पिच, यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालेंगे, तो पाई बाई 4 और डाया ऑफ कोर, डाया ऑफ कोर, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम 1 मीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, तो यहाँ से क्या एरिया इंटू आपका जो लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स निकाल लिए। इसका रेशियो कीजिएगा, जो 0.36 FC के FY इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया टू द कोर एरिया -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो निकाल के देखिए, सब वैल्यू यहाँ पे आपको हम बता दिए कि कौन कौन क्या वैल्यू है। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, वॉल्यूम ऑफ कोर, तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे खाली पुट कर दीजिएगा जो आपका हेलिक्स का डायमीटर, हेलिक्स रेनफोर्समेंट का जो डायमीटर है, यहाँ पे डाई ऑफ हेलिक्स पुट कर दीजिएगा। अब पिच का भी वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स निकल जाएगा। डाई ऑफ कोर पुट कर दीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकल जाएगा। इसका रेशियो निकल गया। FC के पुट कर दीजिएगा, FY पुट कर दीजिएगा। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया मतलब पाई बाई 4, और टोटल कॉलम का कितना था, डायमीटर 350, तो ये ग्रॉस एरिया। कोर एरिया कैसे निकलेगा, तो पाई बाई 4, कोर का वैल्यू कितना था, कोर का डायमीटर कितना था, 270 लाए थे ना, तो 270 का होल स्क्वायर, तो कोर का एरिया निकल गया। अब यहाँ से हम वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स 1.034 गुने 10⁻6 आ गया है। अब वॉल्यूम ऑफ कोर 57.25 गुने 10⁻6 आ गया। इसको रेशियो कर दीजिए और सब यहाँ पे वैल्यू, ग्रॉस एरिया हो गया, कोर एरिया हो गया, पुट कर दिए।
देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो जो आपका रेशियो था वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स टू द वॉल्यूम ऑफ कोर वो ग्रेटर देन है 0.0146 से, तो मतलब आपका जो कॉलम है ओके है। आगे आपको कितना लोड आएगा वो कैलकुलेट कर लेना है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एक्सएलई लोडेड कॉलम फार्मूला आपको अभी जस्ट हम बता दिए कि 1.05 0.4 एफसी के एसी। एसी क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ कंक्रीट है। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलता है? तो ग्रॉस एरिया में से हम लोग घटा देते हैं क्या? एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। यानी टोटल कॉलम के एरिया में से स्टील घटा देंगे, खाली कंक्रीट बचेगा, तो यही यहाँ एसी की जगह पुट कर देंगे एजी माइनस एसी, एएससी। 0.67 ग्रेड ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा? 6 बार दिया हुआ था और π/4 डायमीटर का होल स्क्वायर, यहाँ से एरिया निकल जाएगा 6 बार का, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील हो गया। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा दीजिए, तो π/4 350 का होल स्क्वायर माइनस स्टील का एरिया, तो यहाँ से एरिया ऑफ कंक्रीट निकल गया। फॉर्मूला में सभी वैल्यू पुट करेंगे 1.05 इंटू 0.4 इंटू जो आपका एफ सिक्के का वैल्यू था ये 25, ये आपका एरिया ऑफ कंक्रीट निकल के आया 0.67, आपका ग्रेड ऑफ स्टील हो गया, एरिया ऑफ स्टील हो गया, सभी ऊपर निकाला हुआ है, पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो ये जो कॉलम था 1652.15 किलो न्यूटन का लोड कैरी करेगा, ठीक है। इतना इसका कैपेसिटी है। तो आई होप प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे तो एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगा होगा, है ना, बहुत ही आसान लगा होगा। अब आते हैं डिजाइन करना है शॉर्ट कॉलम का। 5 के सी में डिजाइन ए शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम carrying an axial working load of 1100 kilonewton and size of column is 400 mm into 450 mm, यूज M25 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील। यहाँ पे आपको लोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले फैक्टर लोड निकाल लेंगे, उसके बाद हमको डिजाइन करने बोला है ना, तो डिजाइन करने में क्या है, आपको जो रेनफोर्समेंट निकाल देना है। और ये कैसा कॉलम है? आपका रेक्टेंगल कॉलम है ना, तो यहाँ पे आपको स्टीरअप निकाल देना है, ठीक है। सर्कुलर रहता तो हेलिकल रेनफोर्समेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो यहाँ पे जो हम स्टीरअप निकालेंगे यानी लेटरल टाइज निकाल देंगे और आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइज निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। एकदम सिंपल है, आपको क्या कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ से स्टील का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम जिसका वर्किंग लोड 1100 किलो न्यूटन दिल था, फैक्टर लोड कर दिए हम लोग 1650 किलो न्यूटन के लिए। साइज ऑफ कॉलम 400 इंटू 450 हो गया। एफ सिक्के का वैल्यू एफ वाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला था वो किसके लिए? ये 0.4 एफ सिक्के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 एफ वाई एरिया ऑफ स्टील। इसी में अगर हम गुना करते थे 1.05 से, तो ये किसके लिए बन जाता था? सर्कुलर कॉलम के लिए, ठीक है। याद है, अभी जस्ट तो पीछे बताया। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया यहाँ पे 0.4, एफ सिक्के का वैल्यू 25। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता था? ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा देते थे, 0.67 एफ वाई का वैल्यू 415 एरिया ऑफ स्टील हो गया। अब क्या करना है, जो आपका लोड जो लोड था, लोड कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ था 1650 × 10⁻³ जो हम फैक्टर लोड निकाले। अब यहाँ पे ग्रॉस एरिया हमको पता है, लेकिन एरिया ऑफ स्टील यही तो निकालना था। तो हम क्या करते हैं 0.4525 इंटू 25 इंटू ग्रॉस एरिया माइनस 0.454 इंटू 25 गुने एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 इंटू 415 एरिया ऑफ स्टील। यहाँ तो ग्रॉस एरिया हमको पता है ना, 25 चौक का 100 पॉइंट लगा हुआ था 10 ग्रॉस एरिया माइनस 10 स्टील का एरिया प्लस, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 278.05 एरिया ऑफ स्टील। ग्रॉस एरिया तो हमको पता है, ग्रॉस एरिया मतलब ये जो आपका 400 इंटू 450 का है, 400 इंटू 450 का है, तो इसी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। और अगर यही सर्कुलर रहता था, डायमीटर उसमें दिल रहता जैसे 300 दिल रहता, तो π/4 300 का होल स्क्वायर, तो ये ग्रॉस एरिया। इसमें अगर स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है तो लेंथ और विड्थ को गुना कर दीजिए, तो 400 गुने 450 यही मेरा ग्रॉस एरिया हो जाएगा। यहाँ ग्रॉस एरिया कैसे निकालते थे? π/4 डायमीटर का होल स्क्वायर सर्कुलर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया तो पुट कर दी, लेकिन स्टील का एरिया हमको नहीं मालूम है ना। तो ये 278 माइनस 10 तो कितना हो गया? 268.05 स्टील का एरिया, ठीक है। अब स्टील का एरिया यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तब निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में कभी स्टील होगा तो एरिया ऑफ स्टील कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए आपको कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। या तो आप एफ सिक्के को ग्रेड ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस कीजिए, या आपको लोड को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप एफ सिक्के को रिड्यूस कीजिए या लोड को इंक्रीज कीजिए। तो हम एफ सिक्के को ही क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन चलेगा, पी यू इजकल टू 0.4 एफ सिक्के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी। लोड दिया हुआ था फैक्टर लोड 0.4, एफ सिक्के का वैल्यू 20, अब उस टाइम 25 लिए थे। एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा? ग्रोस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील 0.67 एफ वाई का वैल्यू दिल है, एरिया ऑफ स्टील तो निकालना ही है, सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो 20 चौका 80 यानी 0.8 80, देखिए ऐसे 20 गुने 0.4, तो 20 चौका 80, आइए को पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे तो 8, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, इन्हीं के समझ लीजिएगा 80, ठीक है।
तो 0.8 हो गया ग्रॉस एरिया माइनस 0.8 स्टील का एरिया प्लस 0.67 415 गुने स्टील का एरिया। अब ग्रॉस एरिया तो आपको पता है 400 गुने 450 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एरिया ऑफ स्टील देखते हैं तो 777.63 mm² आ गया। ठीक है, 777.63 mm² आ गया। तो एज्यूमिंग हम लोग एज्यूम करते हैं कि 16 mm का डायमीटर दे रहा है, तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलता है, टोटल एरिया में से हम एक बार के एरिया से भागा दे देते हैं π/4 और 16 का होल स्क्वायर 3.84। तो इसको हम लगभग कितना बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे। ठीक है, प्रोवाइड 4 बार ऑफ 16 mm, तो ये आपका हो गया। अच्छा, जब 16 mm का हम ये जो आपका एरिया था 777 वो कितने बार के लिए था 3.86, तो 3.86 बार तो होता नहीं, दे रहे हैं 4 बार, तो एरिया तो बढ़ गया होगा। तो कितना एरिया बढ़ा, आप कितना एरिया दे रहे हैं, तो उसका एरिया निकाल लेते हैं। 4 बार है 16 mm का, तो 4 गुने π/4 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया। अब लेटरल टाइज का कितना है, कितना mm का हम उसमें लेटरल टाइज दे रहे हैं, यानी स्टीरअप कितना mm का देंगे, तो कोड में पढ़े होंगे 1/4, और मेन बार का जो डायमीटर है तो 1/4, मेन डायमीटर अभी कितना लिए 16 mm का लिए, तो 4 mm और 6 mm ये कोड में ही मेंशन रहेगा 1/4 और मेन बार का डायमीटर और 6 mm जो ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा 4 और 6 में कौन ज्यादा है 6 mm, यानी आपको 6 mm का स्टीरअप प्रोवाइड करना है इस कॉलम में। ठीक है, स्पेसिंग कैसे देखते हैं, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी 400 और 450 में कम कौन साइज है 400, तो 400 16 इंटू मेन बार का डायमीटर, तो 16 गुने 16 256 और 300, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो स्पेसिंग देंगे किसका, लेटरल टाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम कौन है 256, तो 256 तो मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको राउंड फिगर में 250 mm ले लेते हैं, तो 6 mm का 5 @ सेंटर टू सेंटर। अब इसको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम कॉलम बनेगा, 4 गो छड़ दिए थे, 4 गो छड़ दिए थे, वो कितना mm का था 16 mm का था। ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल टाइज क्या हो गया 6 mm का हो गया, और कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 250 का, यानी इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, तो इस तरह से जो आप देते हैं ना स्टीरअप, तो इसका जो सेंटर टू सेंटर 250 mm पे 250 mm पे 250 mm। ठीक है, तो यही वाला प्रोवाइड होगा। ये कितना mm का होगा 6 mm का डायमीटर का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 का ए, 5 का बी और 5 का सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 का ए देखते हैं। 1 मीटर वाइड कैंटिलीवर छज्जा स्मॉल बालकोनी, ध्यान से समझते चलिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इज कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली विथ ए लिंटल, लिंटल के साथ छज्जा को कंस्ट्रक्ट किया गया है, और जो छज्जा दिया जाता है या तो डोर के ऊपर दिया जाता है या विंडो के ऊपर दिया जाता है। ये डोर है जो 2 मीटर का चौड़ाई है और 3.5 मीटर का हाइट है, उसी पे एक क्या दिया गया छज्जा दिया गया। ठीक है, और छज्जा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि धूप और बारिश रूम के अंदर ना आ सके। ठीक है, तो इसी का डिजाइन करने बोला है जो 1 मीटर वाइड का है। कितना मीटर वाइड का है 1 मीटर वाइड का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो जिस दीवार पे बना होगा उसका थिकनेस 230 mm है। तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़िएगा। ए 1.0 मीटर वाइड कैंटिलीवर छज्जा स्मॉल बालकोनी इज कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली विथ ए लिंटल ओवर एन ओपनिंग 2 मीटर वाइड गैरेज डोर इन 230 mm थिक ब्रिक वॉल इंक्लूसिव ऑफ ए प्लास्टर, द हाइट ऑफ द डोर इज 3.5 मीटर। ठीक है, एंड डेट ऑफ द रूफ इज 6 मीटर, द वेट ऑफ ब्रिक मेसनरी, जो आपका वेट ऑफ ब्रिक मेसनरी जो दिया हुआ है वो 90.5 किलो न्यूटन पर मीटर की हुआ है। द लाइव लोड दिया हुआ है छज्जा पे जो आने वाला है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिनिशिंग लोड दिया हुआ है 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिजाइन करना है छज्जा लिंडल का जिसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिल है 20 और आपका स्टील दिल है 415। तो बहुत ही आसान होने वाला ये क्वेश्चन। विड्थ ऑफ कैंटिलीवर छज्जा 1 मीटर, विड्थ ऑफ गैरेज डोर 2 मीटर, यहाँ पे आप फिर से बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे छज्जा दिया हुआ है। ठीक है, ये छज्जा दिया हुआ है, ये 2 मीटर का है, ये 3.5 मीटर का है। ठीक है, ये 1 मीटर का वाइड है इसका। हाइट ऑफ डोर दिया हुआ है, हाइट ऑफ रूफ दिया हुई है, विड्थ ऑफ ब्रिक मैसनरी, वेट ऑफ ब्रिक मैसनरी दिया हुआ है 90.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड दिया हुआ है, फ्लोर फिनिशिंग दिया हुआ है, FCK FY सब चीज दिया हुआ है। हम एजूम मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं दिया हुआ था तो एजूम कर लिए। अब कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन जो कैलकुलेट करते हैं तो कैंटिलीवर के लिए आप देखे होंगे नोट ग्रेटर देन 7। ठीक है, L/स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होगा नोट ग्रेटर देन 7 था, यानी आपको लेस देन और इक्वल टू 7 के बराबर होगा। पेज नंबर 37 में क्लॉज नंबर 23.2.1 में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि स्पान हमें मालूम है। तो स्पान लेंथ टू द इफेक्टिव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेते हैं 80.26 mm। ठीक है, ये आपका आ गया इफेक्टिव डेप्थ। क्या आ गया इफेक्टिव डेप्थ।
तो इफेक्टिव डेप्थ डी होता है, तो टोटल डेप्थ निकालने के लिए कवर उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर आपको बार का भी आप हाफ कर सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ कवर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बार है उसका हाफ भी ऐड कर दिए यहाँ पे। तो जो आपका इफेक्टिव डेप्थ 90 था, कवर 15 है, और 10 mm का यहाँ पे हम बार ले रहे हैं, उसका हाफ कर दिए, ठीक है, यानी हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। तो ये हो गया 110 mm, ठीक है। ये टोटल डेप्थ निकल गया। टोटल डेप्थ निकाले हम अभी तक डी निकाल ली इफेक्टिव डेप्थ जो 80.26 mm का है, और आपका टोटल डेप्थ जो है 110 mm का है। इफेक्टिव स्पान जो होता है वो आपका जो लेंथ ऑफ स्पान है प्लस डी/2, यानी 90/2 10 कितना हो गया 1045, यानी 1.05 मीटर, ठीक है। ये इफेक्टिव ही निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, लोड निकालते थे, है ना। सबसे पहले देखिए सबका एक ही प्रोसेस है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो देखते होंगे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं डी, और कैपिटल डी वाला वैल्यू निकालते हैं, फिर लोड निकालते हैं, फिर मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट को हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंपेयर करते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है या ओवर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टील निकालते हैं, ठीक है, वही काम करते हैं, फिर सीयर में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लोड कैलकुलेशन, अब लोड निकालते हैं, तो डेड लोड कैसे निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ आरसीसी इंटू बी इंटू डी, एल का वैल्यू कितना 1 मीटर, ठीक है। बी क्या है, तो आपका विड्थ होगा 1 मीटर के लिए, और डेप्थ कितना 110 था, तो 110 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 0.10 हो गया, ये 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड कितना आ रहा था छज्जा पे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से गुना कर दिया तो पर मीटर के हिसाब से आ गया। फिनिशिंग लोड, तो टोटल लोड कितना हो गया 4.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फैक्टर लोड जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ लोड होता है, फैक्टर लोड निकालिए। बेंडिंग मोमेंट जो होता है कैंटिलीवर बीम का WL²/2 पढ़े होंगे, है ना, तो WL इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई 2, ये किसके लिए है, कैंटिलीवर बीम के लिए। और WL²/8 जो लगाते थे वो किसके लिए था, सिंपली सपोर्ट लोड के लिए था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लिए मोमेंट। चेक फॉर डेप्थ, अब चेक कर लेते डेप्थ को, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट पता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो ये बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जो अभी जस्ट निकाले ऊपर 3.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3.8 गुने 10⁶ न्यूटन इंटू mm, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट निकल गया। यहाँ से 0.36 एफसी के बी का वैल्यू दे रहा है, एक्सयू लिम जो है 415 के वाला के लिए 0.48 डी होता है, तो डी का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे कि हम जो डी दिए हैं वो जो कैलकुलेटेड प्रोवाइड किए हैं हम, वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये हम मेरा जो डी आया था वो कितना आया था 90 आया था। एक बार देख लेते हैं, जो इफेक्टिव डेप्थ आया था वो कितना आया था अपना जो निकाले थे, तो आया था इफेक्टिव डेप्थ आया था 80.26 आया था, जिसको 90 mm ले लिए थे, हाँ 90 था, ठीक है। और यहाँ पे आया है जो मतलब ये बोल रहा है कि आपको रिक्वायर्ड है कितना का 37 पॉइंट कुछ का है, ठीक है। हम दे दिए 80 पॉइंट, ठीक है, ओके है, ओके अंडर रेनफोर्स्ड है। या तो हम इससे चेक कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है कि कम, उससे भी हम लोग पता कर लेते हैं कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि ओवर रेनफोर्स्ड है, या डेप्थ भी से भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों से कोई से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, जब अंडर रेनफोर्स्ड रहता है तो हम लोग उसका स्टील का कितना उसमें स्टील लगने वाला है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकाल ही चुके हैं, बी का वैल्यू डी का वैल्यू सब पता ही है हमको, बहुत बार ये फॉर्मूला पे निकाल चुके हैं। तो स्टील निकालिए, अब स्टील आ गया 121.44 mm स्क्वायर। आइए हम मिनिमम स्टील जो हमको चाहिए, तब मिनिमम स्टील कितना होगा, तब मिनिमम 132 आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है 132, और ये जो हमको निकाले 121, तब मिनिमम हमको 132 चाहिए, 121 से आ रहा है, तो मिनिमम तो इतना देना ही है, तो इसी पे कैलकुलेशन चलेगा मेरा स्टील मिनिमम पे, ठीक है। एज्यूम 10 mm का डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ बार हो जाएगा टोटल एरिया बटा 1 बार का एरिया, तो 132/π/4 10 का होल स्क्वायर, यानी 1.69, यानी 2 बार हमको देना होगा। और स्पेसिंग देख लेते हैं कितना कितना mm का स्पेसिंग देंगे, तो विड्थ ऑफ छज्जा कितना 1000 mm का, और कितना बार दे रहे हैं 2 बार, तो 500 के mm पे देंगे। और स्पेसिंग का चेक कर लेते हैं कि 3D और 300 mm में जो आपका मिनिमम होगा, तो 3D मतलब डायमीटर इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना था 90, 270 हो गया 300, तो 270 और 300 में कौन मिनिमम है, तो 270, तो यही 270 mm के डिस्टेंस पे देंगे, ठीक है। तो यही था आपका क्या छज्जा का डिजाइनिंग, और लिंटल वाला सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। आपका पूछ दिया है तो छोड़ दीजिएगा, इतना ही कर दीजिएगा, नंबर दे देगा, ठीक है। 6 का बी में आते हैं, 6 के बी में शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो डिस्कस, वो 10 नंबर का था, ये 4 नंबर का है। तो डिस्कस द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट एंड HY स्टील अंडर द कंप्रेशन एंड टेंशन, द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट एंड HY स्टील अंडर एंड कंप्रेशन एंड टेंशन। कंक्रीट जो होता है किस में अच्छा होता है, कंप्रेशन में होता है, स्टील किस में अच्छा होता है, टेंशन में अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको कोड से भी आप लिख लीजिएगा। चलिए 7 वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसको छोड़ दिए। आइए 8 वाला क्वेश्चन पे, यहाँ लिख भी दिए कि इसमें कुछ डॉट आ रहा था, ऐसे भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे छोड़ ही के चलना होगा, ठीक है।
तो चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें स्लैब का डिजाइनिंग पूछा, वन वे स्लैब का। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर लोड कैलकुलेट, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो स्टील निकाल देंगे, फिर स्टील का जो निकालेंगे उसके नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे और उसका स्पेसिंग देख लेंगे, फिर शियर रेनफोर्समेंट में चेक कर लेंगे, हो जाएगा डिजाइनिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो डिजाइनिंग सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब एज सोन इन फिगर में दिया हुआ है। क्लियर स्पान 4 मीटर यानी 4000 mm का है। इज सब्जेक्टेड टू एन लाइव लोड दिया हुआ है आपका, और फिनिशिंग लोड दिया हुआ है M25 और ग्रेड ऑफ स्टील 500 स्टील लेना है। ठीक है, तो क्लियर स्पान देख लिए थे 4000 mm का था, यानी 4 मीटर। विड्थ ऑफ बॉल 230 mm का। विड्थ ऑफ बॉल भी यहाँ पे आपका मेंशन है। जो स्लैब होगा, ये स्लैब है, वो कहाँ पे रखा होगा, बाल पे ही रखा होगा, दीवार पे ही रखा होगा। तो वो कितना mm का, 230 mm, 230 mm। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइव लोड दिया हुआ है, सरफेस फिनिशिंग लोड दिया हुआ है, FCK का वैल्यू, FY का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन, तो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ जो होता है 25 के इक्वल होता है स्लैब में। तो D इक्वल टू स्पान बाई 25 यानी 4000/25 यानी 160 mm का, यानी जो डेप्थ आपको देना है 160 mm का देना है। ठीक है, तो टोटल डेप्थ निकाल लेते, कवर को ऐड कर देते तो टोटल डेप्थ निकल जाता है, यानी 160 mm प्लस 40 mm, तो ये हो गया 200 mm। ठीक है, अब ये जब निकल गया था, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं। तब कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ में हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लियर स्पान है प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ बॉल, दोनों में जो मिनिमम होगा उसको लेते हैं। तब क्लियर स्पान 4000 था और डी का वैल्यू 160, यानी 4160 mm, और विड्थ ऑफ बॉल कितना 230, तो ये हो गया 4230। ये दोनों में कम कौन है, तब 4.16 मीटर, ये एल इफेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, तो सबसे सब में हम यही प्रोसेस अपना रहे हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम लिख दे, स्लैब यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, तो स्लैब का जो वेट होगा वो कितना, डेंसिटी ऑफ RCC इंटू बी इंटू डी इंटू एल कितने मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं आप खाली यही देखिएगा 25 इंटू बी इंटू डी, क्योंकि एल तो हमेशा 1 मीटर लेंगे, तो 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 25 इंटू बी हम इसलिए लिख देते ताकि आपको क्लियर पता हो कि वहाँ पे एल भी होता है जो 1 मीटर के लिए करते हैं हम लोग। तो बी का वैल्यू 1 मीटर था, डी का वैल्यू 0.2 मीटर, क्योंकि टोटल डेप्थ हम लोग 2 मीटर निकाले थे, 200 mm निकाले थे, और इंटू एल का वैल्यू 1 मीटर। ये हो गया 5 किलोन्यूटन पर मीटर हो गया इसका सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। अब सरफेस फिनिशिंग कितना, 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिल था, तो 1 मीटर के लिए तो 1 किलोन्यूटन पर मीटर। लाइव लोड दिया हुआ था, टोटल लोड 10 किलोन्यूटन पर मीटर हो गया। तो फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ द लोड। ठीक है, 1.5 गुने 10 यानी 15 किलोन्यूटन पर मीटर। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो WL²/8, तो W वैल्यू 15 है, 4.16 का होल स्क्वायर अपॉन 10, ये हो गया 32.448 गुने 10⁻6 न्यूटन इंटू mm। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकल गया। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो क्या वैल्यू होता है 0.36 FCK B इंटू XU लिम D माइनस 0.42 XU लिम। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, FCK का वैल्यू, B का वैल्यू, XU लिम यानी 500 ग्रेड का है तो उसका वैल्यू जो होता है XU लिम का वो कितना होता है 0.46 इंटू डी होता है, तो 0.46 और डी का वैल्यू कितना 160। पुट कर दिए वैल्यू, आ गया आपका 84.61 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ई एम यू लिम का वैल्यू निकल गया। हम चेक करते जो बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम है या ज़्यादा है। अगर कम होता है तो हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो स्लैब जो है आपका किस में, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं किसका, स्टील का। तो स्टील का एरिया के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 0.5 FCK अपॉन F/1 माइनस √1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट बटा FCK BD² इंटू BD। सब वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू 1000 लीजिएगा, डी का वैल्यू 160 लीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट आप निकाल चुके थे 32.488 गुने 10⁻6, बी का वैल्यू 1000, डी का वैल्यू 160। सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, एरिया ऑफ स्टील निकल गया। एरिया ऑफ स्टील कितना आ गया आपका 600 mm²। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कितना निकल गया 600 mm²। तो नंबर ऑफ बार देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ बार के लिए हम सबसे पहले डाया जूम करते हैं, तो 10 mm का बार हम लेते हैं। तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, टोटल स्टील बटा 1 बार का एरिया, 600 अपॉन π/4 10 का होल स्क्वायर यानी 7.69 यानी 8 बार हो गया। स्पेसिंग कितना होगा, तो हमको 8 बार देल है, 1000 विड्थ ऑफ स्लैब 1000 मीटर mm लेंगे। ठीक है, 1 मीटर के लिए हमेशा करते हैं, तो 1000 यहाँ 1000 mm है। ठीक है, 1000 mm है और मेरे पास 8 बार है, तो 8 बार है तो यानी 125 mm पे के दूरी पे देंगे 8 बार, तो मेरा हो जाएगा कवर। यानी स्पेसिंग कैसे निकलता है, तो विड्थ ऑफ द स्लैब कितना बार देने वाले हैं यानी 125 mm। अब स्पेसिंग को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्पेसिंग सही है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए 3D
300 mm, ये दोनों में मिनिमम होना चाहिए। 3 गुने 160 यानी 480 mm, 300 mm, ठीक है। और ए वाला, ये तीनों में मिनिमम कौन है, तो ये 300 mm है, एक 480 है, ठीक है। ये कितना है 125 mm, तो ये 125 mm पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता मान लीजिए 500 mm आ जाता, 480 mm, 300 mm, तब ये दोनों में देखते कि क्या है 300 mm, लेकिन ये दोनों से भी मिनिमम है जो हम स्पेसिंग कैलकुलेट किए, ठीक है। तो वही स्पेसिंग रहेगी, यानी तीनों में जो मिनिमम होगा, ठीक है। तो स्पेसिंग कितना 10 mm का बार है, कितना बार था 8 mm बार है, ठीक, 8 mm है, सॉरी 8 बार है, तो 8 बार है 10 mm का, और स्पेसिंग कितना रहेगा 125 mm का, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो बार है वो आपका ए बार हो गया, 8 गो बार। अब इसका कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार भी तो होगा, इस तरह से यहाँ पे बांधा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का है, अच्छा क्यों डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है, ताकि आप मान लीजिए कंक्रीट डालेंगे तो क्या होगा, बार अगर नहीं बांधिएगा तो ये तो छड़ घसक जाएगा वहां से, ऐसा थोड़ी होगा, आप डालिएगा वाइब्रेटिंग कीजिएगा तो यहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा, या स्पेसिंग इसका जहां तहां हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना होता है, तो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया कितना है, ये 1000 इंटू 200 mm का थिकनेस था उसका, तो ये निकाल लिए 240 mm स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, ठीक है। अब कितना बार पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो कैसे निकालेंगे, तो 8 mm का हम डिस्ट्रीब्यूशन बार ले रहे हैं, 10 mm भी ले सकते हैं आप, तो 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार जो होगा टोटल स्टील है बटा 1 बार का एरिया, टोटल स्टील मिनिमम बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों बोल सकते हैं, तो 240 बटा पाई बाई 4 8 का होल स्क्वायर यानी 4.80 यानी 5 बार, ठीक है। अब स्पेसिंग क्या होगा, विड्थ ऑफ स्लैब बटा नंबर ऑफ बार, 1000 बटा 5 यानी 200 स्पेसिंग होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 5 बार पड़ेगा, 5 बार डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगा, ये 8 बार किसका था, ये 8 बार कई बार हुआ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया किसका, मेन बार का। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का एगो पड़ेगा 5 गो पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार 5 गो पड़ेगा। और इसका स्पेसिंग कितना रहेगा, 5 गो हो गया ना, स्पेसिंग 200 mm, ये 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm इस तरह से स्पेसिंग रहेगा, ठीक है। और इसका कितना था 250 mm आया था ना, तो ये 250 mm इसका स्पेसिंग रहेगा, और इस तरह से बांधा जाएगा, ठीक है। तो छड़ निकाल लिए कि क्या छड़ लगेगा, ठीक है। चलिए अब चेक स्पेसिंग, स्पेसिंग चेक कर लेते हैं 5D और 450 mm में जो रहेगा, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो 5 गुने 160 60 mm इसका इफेक्टिव डेप्थ था, तो 800 mm और 450, तो इसका और जो हम कैलकुलेट किए वो कितना है 200 mm, ठीक है। तो मिनिमम तो 200 mm है, तो 200 mm इसमें लेंगे, ठीक है। चलिए अब रेनफोर्समेंट चेक कर लेते हैं, सीयर रेनफोर्समेंट चेक कर लेते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले सीयर फोर्स निकालते हैं। तो सीयर फोर्स कैसे निकलता है, WL/2 यानी फैक्टर लोड इंटू इफेक्टिव लेंथ बाई 2, तो फैक्टर लोड 15 था और इफेक्टिव लेंथ 4.16 है बाई 2 यानी 31.2 किलोमीटर। आइए इसका हम अथी करवा भी देंगे, प्रैक्टिस सेशन भी करवा देंगे, ठीक है, उसमें डिटेल से सब चीज चर्चा चलेगा। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऐसे भी डिटेल अभी कितना चाहिए, अगर फर्स्ट बार भी पढ़ रहे होंगे तो अगर पीछे से कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब में तो एक ही प्रोसेस से ले जा रहे हैं, डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर एल इफेक्टिव निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोड मोमेंट निकाल लेते हैं, फिर मोमेंट से हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के चेक कर लेते हैं कि अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहता है तो स्टील निकाल लेते हैं, स्टील का एरिया निकल जाता है तो नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं, फिर स्पेसिंग निकाल लेते हैं, फिर उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार जो होता है 0.1512% ऑफ ग्रॉस एरिया से हम एरिया निकाल लेते हैं, मिनिमम एरिया या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया बोलते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, फिर उसका स्पेसिंग निकाल लेंगे, यही तो प्रोसेस है। और लास्ट प्रोसेस है कि सीयर में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सीयर में चेक करने के लिए सबसे पहले हम सीयर फोर्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीयर स्ट्रेस निकालेंगे। तो सीयर फोर्स निकाल लिए यहाँ पे 31.2 किलो न्यूटन हो गया, फिर हम यहाँ नॉमिनल सीयर स्ट्रेस निकाल लेंगे V/BD यानी सीयर फोर्स अपॉन एरिया, तो 31.2 गुने 10⁻³ बी का वैल्यू 1000, डी का वैल्यू 160, 0.195 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे, टाउ भी का वैल्यू निकालनी, अब हम लोग टाउ सी का वैल्यू निकालेंगे। टाउ सी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील पे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत बार सिखा चुके हैं आपको निकालने के लिए, पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 में। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, टोटल स्टील टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 100, ठीक है, 600 बटा 1000 गुने 160 और इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील निकल गया। हम जाएंगे कोड में पेज नंबर 73 में और टेबल नंबर 19 में, वहां से हम लोग टाउ सी का वैल्यू निकाल लेंगे।
बाई इंटरपोलेशन मेथड सबको पता है, बहुत बार सिखा चुके हैं, प्रैक्टिस सेशन किए भी होंगे तो वहाँ भी सिखाए होंगे। तो टाउ सी का वैल्यू आ गया। अब स्लैब के केस में अगर उसका थिकनेस 200 है तो हम लोग के का वैल्यू जो है वो 1.2 ले लेते हैं, ठीक है। तो के इंटू टाउ सी यानी 1.2 गुने 0.425 0.15 हो गया। तो के इंटू टाउ सी जो है टाउ भी से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब सीयर में जो मेरा स्लैब वो क्या है, सेफ है, ठीक है। सीयर में हम लोग चेक किए, उसके बाद डिटेलिंग बना देंगे, आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए हम लोग पढ़ते हैं अब। डिजाइन ए रेनफोर्स कंक्रीट स्क्वायर फुटिंग फॉर ए कॉलम ऑफ सेक्शन 400 mm into 400 mm which is subjected to a load of 1200 kilonewton at a service state. Consider weight of soil 18 kilonewton per meter cube, angle of repose 30 degree, allowable bearing capacity of soil 120 kilonewton per meter square, M25 कंक्रीट और Fe 500 स्टील। यानी बोल रहा है कि एक आपका कॉलम है और आपको फुटिंग का डिजाइन करना है, ठीक है। ये फुटिंग का डिजाइन करना है, एक कॉलम है जिसपे लोड लग रहा है 1200 किलो न्यूटन का, 1200 किलो न्यूटन का, ठीक है। नीचे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो क्यू नॉट से हम लोग डिनोट करेंगे, वो कितना दिया हुआ है, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो है ये जो फुटिंग है ना, कॉलम के नीचे जो फुटिंग है, इसी को डिजाइन करना है। इसका अगर हम टॉप व्यू दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये टॉप व्यू हो गया इसका 400 mm इंटू 400 mm। यही आपका जो फुटिंग है इसका डिजाइन करना है, ठीक है। तो डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप हमको देखना होगा, ठीक है। अगर आप पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्द अपलोड करने वाले, आप लोग हल्ला किए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने वाले थे, लेकिन आप लोग को बर्दाश्त कहाँ होता है, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाल दिए जस्ट। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन टी बीम का, स्लैब का और स्टेयर का लाने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक का क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम आपको जैसे आरसीसी का एक प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे ना, जो जिसमें सिंगली डबली और डिजाइन सीयर रेनफोर्समेंट पढ़ाए हैं, उसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। बस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो पहले देख लीजिए आप। कॉलम ऑफ साइज 400 इंटू 400, सर्विस लोड दिया हुआ था, वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ था, एंगल ऑफ रिपोज, एलोवेल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है, ठीक है। एफ सी के और एफ वाई का वैल्यू दे है। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टेप चलते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ फुटिंग, पहले फुटिंग का साइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ फुटिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फ्रंट व्यू तो आपको पहले ही दिखा दिया कि क्यू नॉट इतना है, तो इस पे जो लोड आने वाला है, तो ये पी जो लोड है इसका 1.1%, ठीक है, 1.1% हो जाएगा टोटल लोड, क्योंकि इसका फुटिंग का लोड प्लस ये बैक फिल है, ठीक है, बैक फिल उसका भी तो लोड होगा। तो डेड लोड ऑफ बैक फिल और फुटिंग जो होता है 10% ऑफ जो आपका सर्विस लोड है, दिया गया लोड है जो, तो 10% यानी 0.1 पी था। टोटल लोड कितना हो गया, पी प्लस 0.1 पी यानी 1.1 पी। पी का वैल्यू दिया हुआ था 1200 किलो न्यूटन, तो हो गया टोटल लोड जो मेरा लगेगा वो 1320 किलो न्यूटन। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होगा, मेरा जो सॉइल पे लोड लगने वाला 1320 किलो न्यूटन है, तो हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्यू नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड अपॉन कितना, टोटल एरिया। तो टोटल लोड अपॉन एरिया, हमको तो एरिया निकालना कि कितना फुटिंग का एरिया होगा, तो ये तो हमको क्यू नॉट दिल है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लोड का वैल्यू कितना दिल था 1320 अपॉन एरिया, एरिया आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो साइज ऑफ फुटिंग ये पूरा का एरिया दिल है 11 मीटर स्क्वायर, तो आपको साइज नहीं निकल जाएगा कि कितना विड्थ का होगा, आपको साइड का वैल्यू निकालना है। तो साइड का वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर इजकल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट एरिया, अंडर रूट एरिया यही होगा। तो अंडर रूट एरिया, एरिया कितना है 11, 11 का अंडर रूट कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू निकलेगा वही आपका साइड होगा, यानी 3.316 मीटर, 3.316 मीटर, यानी साइज ऑफ फुटिंग जो हो गया 3.5 मीटर का। यानी जो आप फुटिंग का साइज हम निकाल चुके हैं 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। इसके अंदर कॉलम था, कॉलम 400 mm था, यानी 0.4 इंटू 0.4, ये कॉलम का साइज हो गया, ये फुटिंग का साइज हो गया। जब कॉलम और फुटिंग का साइज निकाल लिए तो हम नेट सॉइल प्रेशर निकाल लेते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा। तब टोटल लोड कितना था 1200 बटा 3.5 इंटू 3.5, जो फुटिंग है वो कितना, तो ये हो जाएगा सॉइल प्रेशर कितना हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा 97.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर सॉइल प्रेशर निकाल लेंगे 1.5 टाइम्स, तो हो जाएगा 140.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पहले बेंडिंग मोमेंट इसका चेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस यहाँ सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या निकालने, फैक्टर लोड यहाँ पे निकाल चुके हैं पीछे, और कितना पे लगेगा, तो ये टोटल क्या है बी है, ये फुटिंग वाला को हम कैपिटल भी ले लेते हैं और कॉलम वाला को स्मॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। हम पहले एक स्ट्रिप काट लिए 1 मीटर का, ठीक है, इसी में हम चेक कर लेते हैं उतना जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, मतलब इस टाइप में जितना रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे वो उतना ही रेनफोर्समेंट इधर होगा, जितना मोमेंट इधर होगा उतना ही सिमेट्रिकल है सेक्शन, ठीक है। तो बी माइनस बी, यानी अगर हम इसको निकालना चाहे
टोटल बी में से बी घटा देंगे तो कितना बचेगा, ए वाला वैल्यू बचेगा, ये वाला बचेगा। हमको यही सेक्शन तो लिए हम, ठीक है, यही सेक्शन तो लिए, तो इस सेक्शन कितना हो जाएगा, तो बी माइनस बी बटा टू हो जाएगा, बी माइनस बी बटा टू। क्योंकि फिर से एक बार देखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इसका हम करवाएंगे, ठीक है, टाइम निकाल के हम जरूर करवाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन करने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ई बी है, आई क्या है, स्मॉल बी है, तो इसको पूरा बी में से स्मॉल बी घटा दीजिएगा तो ई वाला भाग और ई वाला भाग दोनों ना आ जाएगा, तो दो से भागा दे देंगे तो खाली हमको इतना वाला चाहिए, तो यही वैल्यू कितना होगा, बी माइनस बी बटा टू, ठीक है। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो लोड इंटू ये आपका ये वाला हुआ 1 मीटर से गुना कर देंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं तो क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, बी माइनस बी बाई टू, तो पहले से हमको यहाँ तक के मोमेंट चाहिए, है ना। जैसे यहाँ से लोड है, लोड के मोमेंट, तो हाफ इसका और हाफ कीजिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाई फोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जानते हैं, तो देखिए आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो बी माइनस बी या बी माइनस बी का होल स्क्वायर, 4×2=8, तो ये हो गया लोड इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर इसका कितना लेंथ है, तो बी माइनस बी यही तो इसका लेंथ है भाई, कितना 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए मोमेंट निकाल लिया, तो अब डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑफ स्लैब, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑफ स्लैब यानी डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट दिया रहता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ से हमको डी कैलकुलेट हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट का भी ऊपर निकाल लिए, एफ सी के का वैल्यू 20 रख दिए, बी का वैल्यू 1000, और कितना बोला था, 500 ग्रेड का स्टील लिया है ना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 46 डी हो जाएगा। तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑफ स्लैब, स्लैब का कितना डेप्थ होगा, तो 260 mm का, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब एरिया ऑफ स्टील निकालने से पहले आपको सीयर में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि सीयर में सेफ है या नहीं है। तो अभी तो थोड़ा कम टाइम है, इसको डिटेल में नहीं समझा पाएंगे। जो हम लोग का कल प्रैक्टिस सेशन आने वाला है उसमें जिसमें हम लोग 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और फुटिंग और जो स्टेयर बचा हुआ था, एक तो प्रैक्टिस सेशन ले लिए जिसमें डिटेल में आप देख भी चुके होंगे कि वहाँ पे हम लोग डिटेल में कवर किए, कि नहीं भी अगर आप कभी पढ़े होंगे फिर भी आपको 100% वहाँ से नॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम बोले थे प्रैक्टिस सेशन 2 लाएंगे जिसमें 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और आपको साथ में साथ फुटिंग का और एक क्या बोले थे, स्टेयर केस का यानी टी बीम का जो भी बचा हुआ पोर्सन है वो प्रैक्टिस सेशन 2 में लाएंगे। तो ये आपको वहाँ पे हम लोग डिटेल में चलेंगे। आज हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चेक फॉर 1 वे शियर, the one way shear में critical section for a one way shear is at a distance d from the face of the column। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, shear एक shear force निकाल लेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया आपका y डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, x डायरेक्शन हो गया। ये जो b माइनस बी बटा टू और ये d को क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग shear force निकाल लेंगे, फिर हम लोग नॉमिनल shear स्ट्रेस निकाल लेंगे, है ना। नॉमिनल shear स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, shear force अपॉन bd, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, फिर हम टाउ सी मिनिमम क्या होता है, टेबल देखिएगा, इसमें टेबल आइएगा 19 वाला टेबल में देखिएगा, सबसे मिनिमम टाउ सी क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में सबसे मिनिमम कौन है, तो मिनिमम 0.28 है, इससे मिनिमम कोई नहीं है, ठीक है। तो 0.28 मिनिमम इसका है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्थ ऑफ द फुटिंग कैलकुलेट कर लेंगे। टाउ सी मिनिमम दिया हुआ है, हमको शियर फोर्स पता था बी इंटू डी, ये डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और टाउ मिनिमम जो मेरा टेबल 19 है वहां से हम लोग देख लिए, बाकी आपको डिटेल में हम कल सिखा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में। तो डी का वैल्यू 700 mm हो गया। चेक 2 वे शियर, पंचिंग शियर चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो उसी तरह से पंचिंग शियर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेट पंचिंग फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद एरिया उसका टाउ वीपी निकाल लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे जो टाउ VUP है वो नॉट ग्रेटर देन KC इंटू 0.25 अंडर रूट FC होगा। ये KC क्या होता है, तो 0.5 प्लस B अपॉन A कब होता है, जब रेक्टेंगल कॉलम रहता है, फुटिंग रहता है आपका, जैसे ये 200 mm का है, ये 400 mm का है, ये 200 mm का है, तो 400 बटा कितना हो जाता है, 200, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में 400 बटा 400 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है कितना, 0.5, 400 से 400 एक कटा यानी 1.5 ग्रेटर देन 1, यानी KC का वैल्यू 1 आ रहा है, तो KC का वैल्यू 1 पुट करेंगे, M25 है, पुट करेंगे 1.25, इससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर देन नहीं है, 0.52 है, कितना है, 1.25 है, तो ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टील का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 1 वे शियर और 2 वे शियर चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग अगर सेफ रहेगा तभी हम स्टील का एरिया निकालते हैं। स्टील का फॉर्मूला आपको पता है, 0.5 FCK/FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट BMU
एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी, सारा वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एफ सी के का वैल्यू, एफ वाई का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, सब पुट कर दिए, एरिया निकल गया। एरिया निकल जाता है तो नंबर ऑफ हम बार निकालते हैं, हम 12 mm का ये जूम कर लेते हैं कि उसका डायमीटर है, तो नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अपॉन 1 बार का एरिया इंटू 3.5, ठीक है, 70.9। अच्छा, ये 3.5 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 मीटर का वो आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर का ये साइज था कितना, 3.5 मीटर का आया था ना, 3.5 इंटू 3.5 मीटर, तो 1 मीटर के लिए ये है ना, और 3.5 मीटर का है तो उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल में कितना आ जाएगा, 18 बार। यानी ये जो आपका फुटिंग है उसमें कितना बार लगने वाला है, 18 बार लगने वाला है, ठीक है, ये 18 बार लगने वाला है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल दीजिएगा कितना बार लगेगा। तो ये यहाँ पे हम डिटेलिंग दे दी यहाँ पे कि जो आपका बार है वो कितना है, 12 mm का है और 18 बार है, ठीक है। स्पेसिंग भी यहाँ से निकाल दीजिएगा, ठीक है, स्पेसिंग निकाल लीजिएगा। स्पेसिंग निकालने में कितना विड्थ है जितना है, यहाँ स्पेसिंग लिख लीजिएगा। स्पेसिंग जो होगा वो क्या होगा, जितना विड्थ होगा, ठीक है, विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग अब बटा नंबर ऑफ बार, ठीक है, नंबर ऑफ बार, तो निकाल लीजिएगा स्पेसिंग कितना स्पेस पे हम देंगे, ठीक है। चलिए 9 का बी में देखते हैं, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम सेक्शन 300 mm, विड्थ 500 mm और इफेक्टिव विड्थ है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ है 500 mm। इफ इट इज इन रेनफोर्स्ड 4 बार है 16 mm का, कंसीडर M25 और 415। ये तो रटा दिए क्वेश्चन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, प्रैक्टिस सेशन में यही वाला क्वेश्चन ना रटा गया होगा, रट लिए होंगे आप, ठीक है। यानी रटने का मतलब इतना प्रैक्टिस किए होंगे कि आपको अब इसमें दिक्कत ही नहीं रहता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ और 4 बार 16 mm का है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील पाई 4 गुने पाई बाई 4 16 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 804.24। एफ सी के का वैल्यू, एफ वाई का वैल्यू, सबसे पहले हम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो 415 वाला के लिए कितना है 0.48 डी, डी का वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ था 240 mm। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे 0.87 एफ सी के, 0.87 एफ वाई एस टी बटा 0.36 एफ सी के इंटू बी, यहाँ से 107 आ गया। एक्स यू का वैल्यू कम है एक्स यू लिम से, तो हेंस ओके बीम इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता था तो हम लोग क्या करते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते थे, क्या कैसे निकालते थे, 0.87 एफ वाई एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। यहाँ पे सब 0.87 एफ वाई का वैल्यू दे ले, एस टी का वैल्यू दे ले, डी का वैल्यू दे ले, एक्स यू का वैल्यू दे ले, पुट कर दिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। क्या दिक्कत है, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपके अनुसार आप कमेंट में बताइएगा कि पहले जो बचा हुआ पार्ट है यानी टी बीम स्लैब और स्टेयर, ठीक है, इसका आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, पहले चाहिए क्योंकि करवाएंगे तो सब हम, ठीक है, कितना मॉम के लिए, हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए, यानी हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए, मतलब अपना अपना डिमांड बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए। वैसे थोड़ के होता है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे एग्जाम होने वाला है, पहले जॉन सब्जेक्ट का होगा, पहले आरसीसी का होगा, तो पहले आरसीसी का कंप्लीट करवा रहे हैं, फिर इन्वायरमेंटल का करवाएंगे, फिर जियो टेक्निकल, फिर हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, फिर आपका जो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन है, फिर मॉम का, फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसी सीरीज में हम लोग करवाते चलेंगे। तो यहाँ पे आरसीसी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और डन, PYQ 2020 का डन हो गया, ठीक है। अब पहले बताइए आरसीसी का प्रैक्टिस सेशन 2 लाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 लाएं, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ रहता तो कितना मजा आता है। जैसे ये आपका प्रैक्टिस सेशन वाला क्वेश्चन था, कहीं कुछ लगा कि हाँ इसमें हमको पढ़ने की जरूरत है, लिफ्ट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिए, उसके बाद हम कंपेयर कर लिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दिए, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से सब टॉपिक अगर पढ़ा रहेगा ना बहुत मजा आएगा, ठीक है, बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले प्रैक्टिस सेशन करवा देते हैं, उसके बाद 2021 वाला लेकर आएंगे, ठीक है।